इस नेशनल वेबिनार में जिसका विषय है साइबर अपराध और कानून, आधुनिक दौर में डिजिटल अरेस्ट को समझना। यह वेबिनार डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की दिशा स्कीम के अंतर्गत लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आज हम चर्चा करेंगे कि साइबर अपराध कैसे बढ़ रहे हैं और डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। अब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ श्री नीरज कुमार गायगी सर, संयुक्त सचिव न्याय विभाग से, कि वे आज के इस वेबिनार का उद्घाटन करें और हमें दिशा योजना के बारे में जानकारी दें। ओवर टू यू सर। को इस वेबिनार के लिए मैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सचिव की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं दे देता हूं, बिकॉज ये जो विषय है आज की तारीख में इसका जो रेलेवेंस है वो बहुत ही प्रासंगिक है। और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अपने स्कीम दिशा के तहत लीगल लिटरेसी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसके तहत हम लोग कोशिश करते हैं कि आम जन के साथ जो आज के तारीख में जो भी समस्याएं हैं उसको सिंपल से सिंपल शब्दों में कानून में क्या प्रावधान है और उनके लिए क्या क्या सेफगार्ड है उसको उनको बता सकें। और मुझे बहुत खुशी है कि इस वेबिनार के लिए इस विषय से जुड़े विशेषज्ञ हमारे साथ उपलब्ध हैं और यही पर्पस है कि जो भी जिस क्षेत्र में काम कर रहा है वो अपने क्षेत्र के हिसाब से इस विषय का जो भी समस्याएं हैं जो एक आम जन के लिए एक सामान्य जनमानस के लिए कानून में क्या लिखा हुआ है और उसके लिए क्या क्या प्रावधान है समझना मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग भाषा की सहायता से और उसको सरल बना करके कोशिश यही करते हैं कि उनको ये बता सके कि इसमें होता क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर कोई इसके चक्कर में पड़ जाए तो कैसे उससे बाहर निकला जाए। मैं विषय के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, जो कि हमारे विशेषज्ञ हैं, लेकिन सिर्फ इस चीज को एक बहुत ही सरल माध्यम से समझाने के लिए मैं एक छोटा सा दृष्टिकोण देना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि कभी भी किसी की जेब कट जाती है, या कभी आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं, कोई आपका सामान लेकर के भाग गया, आपके घर से चोरी हो गई, ये सब अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि कोई बंदा जो है वो फिजिकली ये काम करता है, कोई आपके समीप आया और आपके जेब से पैसे निकाल के चला गया, ट्रेन में आपके साथ सफर कर रहा है और आपका सामान चुरा लिया, घर में आप नहीं है, आपके पीछे आया, वो उठा करके लेकर के चला गया। तो ये पहले से है, ये जब से मानव का इतिहास है तब से ऐसी घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं का स्वरूप बदला है। अभी के सरकार में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका जो ध्यान है वो डिजिटल इंडिया के तरफ है, और पिछले 10 वर्षों में आपने ये नोटिस किया होगा कि जो पैसे का लेन देन और बाकी सारी चीजें हैं उसका डिजिटाइजेशन हुआ है। अब मैक्सिमम लोग यूपीआई के माध्यम से अपने पैसे खर्च कर रहे हैं और इससे बहुत सुविधा हुई है। बहुत सारे लोग, बैंक जाना बंद हो गया लोगों का मोबाइल से यूपीआई के माध्यम से। तो ये जो तौर तरीका बदला, तो जो जिनको आदत है कि अनफेयर मीन से पैसे कैसे कमाया जाए, इस डिजिटल मीडिया का लाभ उठाते हुए उन्होंने भी अपनी कार्यशैली
बदली। अब जो पॉकेट मार है वो आपका आकर के जेब नहीं काटेगा, वो आपको डिजिटली ड्यूप करने की कोशिश करेगा। अब आप डिजिटल से सुविधा तो है, लेकिन सुविधा के साथ आपको सावधान होना है और सरल भाषा में आपको अपनी जेब कटवाने से बचना है। हर तरह का पैतरा करेगा, हर तरह का ठग वाला काम करेगा वो, लेकिन आपको भली भांति समझना है कि कोई आपको किस टाइप से, किस इंटेंट से अप्रोच कर रहा है, और उसको समझ कर करके बहुत सारे लोग बहुत समझदार, मैं अपना व्यक्तिगत एग्जांपल बताता हूं, अक्सर फोन आता है और जो सामने वाला वो इतने अच्छे कलाकार होते हैं कि वो आपको बहुत अच्छे से विश्वास दिला देते हैं कि हाँ सच में ऐसा हुआ होगा, लेकिन उसको सुनिए। और सबसे बड़ी बात है कि घबराइए मत। सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है कि फोन पे हम लोग उसका आकलन नहीं कर पाते और इसी कारण उनके जाल में फंस जाते हैं। तो जब हम लोगों ने इस वेबिनार की परिकल्पना की, और इस टाइप का वेबिनार हम लोग हर महीने करने वाले हैं अभी से लेकर के पूरे साल तक, तो जो पहला विषय हम लोग को समझ में आया वो यही कि ये जो डिजिटल अरेस्ट की घटना है और ये जो स्कैमिंग की घटना है, और सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस नहीं, बहुत सारी ऐसे संस्थान जो लोग इसको ढंग से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो भी, बल्कि आज ही के टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने देखा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एक मुहिम चला रखी है, डोंट बी स्कैम्ड, और आज के प्रति में उसके ऊपर एक बहुत अच्छी आर्टिकल भी है। मुझे बहुत जान करके आश्चर्य हुआ कि कंबोडिया में बैठे लोग यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं और भोले भाले लोगों को फंसा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने वक्ताओं को दूंगा, और आपसे मेरी गुजारिश है कि जिस भी माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं उसको सुने गौर से, और अगर आपके कोई ऐसे सवाल होते हैं तो उसको आप नोट कर लें। जब एक बार व्याख्यान खत्म हो जाएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें से मैक्सिमम चीज़ों को लेकर करके आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, और अगर आप वक्ता का नाम के साथ अगर बताएंगे तो ज़्यादा सहूलियत होगी, और अगर नाम याद नहीं भी है तो आप खाली विषय बता दीजिए और हम में से कोई उसका तरीके से जवाब देने की कोशिश करेगा। आप सबको मेरी शुभकामनाएं, और मैं भी उत्सुक हूं अपने वक्ताओं के विचार सुनने को, और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं इस वेबिनार के लिए। धन्यवाद सर। अब हम सुनेंगे साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट स्कैम की चुनौतियों के बारे में कुछ शब्द। हमारे बीच मौजूद हैं श्री नौतन रॉय सर। वेलकम सर। Shri Roy is a scientist at Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. With over 23 years of experience in cyber laws, digital governance and cyber security policy, he currently leads key legal and regulatory initiatives in the Cyber Laws Division at MIT. Shri Roy has also been instrumental in shaping landmark frameworks like IT Rules 2021, the DPDP Act 2023, and the upcoming Digital India Act. His work spans national and international platforms addressing pressing issues like misinformation, online frauds, and deepfakes. We are honored to have you, sir. We look forward to gain insights from your vast experiences. Over to you, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Yeah. The topics that has been provided to me is a very timely, and I can say that it is a very relevant topic, that is the cybercrime and how the digital arrest is associated with the cyber crimes and how it is exploiting the people. So without wasting the time, I will actually go through few slides. If you can open. No, not this one.
ठीक है, जब तक ये स्लाइड ओपन हो जाए तो थोड़ी सी बैकग्राउंड में बताना चाहूँगा कि ये डिजिटल अरेस्ट इज़ वन ऑफ द क्राइम। ऐसा नहीं है कि ये अभी हमारे लिए बहुत परेशानी हो रही है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे साइबर क्राइम्स है जो इस तरह का जो फॉर्म्स ऑफ क्राइम्स है, हमें उस बेसिक्स को समझना है कि ये डिजिटल अरेस्ट ये किस तरह का क्राइम है, तो उसका बेसिक्स क्या है, उसका फंडामेंटल क्या है, वो समझना है। क्योंकि जो बेसिक्स है उससे ही क्राइम पैदा होती है, और ये जो बेसिक्स के ऊपर डिपेंड करके ये डिजिटल अरेस्ट जैसे क्राइम बहुत सारी फॉर्म्स में आ सकता है। तो उसका बेसिक ये है कि ये चीटिंग बाय पर्सोनेशन है और आइडेंटिटी थेफ्ट भी है। अब ये चीटिंग बाय पर्सोनेशन में अब कई सारी क्राइम अभी हो रही है। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट क्राइम इज डीपफेक्स। तो डीपफेक्स में एज सच मनी एक्सटोर्शन नहीं है कि किसी को ड्यूप करके उससे पैसा बरामद करना है, या इसमें जो फाइनेंशियल एक्सटोर्शन वाला स्कीम है वो चीज़ नहीं है। बट ये डिजिटल अरेस्ट, इसमें सारी तरह का फाइनेंशियल क्राइम्स इन्वॉल्व है। तो हमें ये चीज़ थोड़ा सा बेहतरी से समझना है कि ये डिजिटल अरेस्ट क्राइम किस तरह का क्राइम से पैदा हुआ है। तो बहुत साल पहले जब आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जब बनाया गया था, तभी कुछ ऐसी टाइप की जो बेसिक फंडामेंटल क्राइम्स है उसको डिफाइन किया गया था। तो वो है चीटिंग बाय पर्सोनेशन, एक ऐसी क्राइम है जो सेक्शन 66D में है। उसके लिए 3 साल की सजा है और ऊपर से 1 लाख रुपया फाइन है। उसके अलावा जो आइडेंटिटी थेफ्ट है वो भी एक क्राइम डिफाइन किया गया 66C में, उसके लिए भी सिमिलर पनिशमेंट है। उसके अलावा जो कॉमन फॉर्म्स ऑफ डिजिटल क्राइम है, जो सबसे फंडामेंटल क्राइम को बढ़ावा देते, उसको एड्रेस करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में एक बहुत बड़ा सेक्शन है, दैट इज कॉल्ड सेक्शन 43, which is nothing but a section which provides for penalty and compensation for any misuse of the computer or for any unauthorized access to the computer resource. बेसिकली जो डिजिटल अरेस्ट क्राइम है एक कॉम्बिनेशन ऑफ द क्राइम्स है। इसमें क्या होता है कि आप कोई बंदा अगर आपको फोन करते हैं लिबास में कि हाँ मैं पुलिस से बोल रहा हूँ या सीआईडी से बोल रहा हूँ, सीबीआई से बोल रहा हूँ, तो वो पहले क्या करता है, वो अपने आप को छुपाता है और इन द गाइज ऑफ ओरिजिनलिटी ही इज एक्चुअली टेकिंग द सपोर्ट ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इमेज। तो वो एक आइडेंटिटी थेफ्ट भी है और एक चीटिंग बाय पर्सोनेशन भी है। इसके बाद क्या करते हैं, दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड। पहले स्लाइड नंबर 9 पे चले जाइए। स्लाइड नंबर 9। ये स्लाइड थोड़ा सा डिजिटल अरेस्ट क्राइम क्या है, बेसिक्स उसको समझने की कोशिश कर रहा है। तो डिजिटल अरेस्ट इज ए फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम वेयर द फ्रॉडस्टर्स impersonate the law enforcement agencies and the government officials, that we all know. इसके बाद आगे जाते हैं, victims are threatened with the arrest and legal action through video calls, emails and messages. इसके बाद the fraudsters pose as CBI, police, narcotics bureau, RBI, ED, etc. Then intimidation used to extort money or stealing the sensitive information. इसमें ही सबसे बड़ा जो चीज है, इसमें एक दो पार्ट है, एक तो extort money and stealing sensitive information, जो दोनों के लिए अलग अलग कानून है और हमें ये दोनों चीज मिक्स में मिल रहा है डिजिटल अरेस्ट जैसे क्राइम में।
इसके आगे भी है जो हमने अभी बताया आपको कि जो आपका आइडेंटिटी चुरा के वो क्राइम करता है और चीटिंग भी करता है, कैसे पर्सोनेट करके किसी को। तो कई तरह का क्राइम इन्वॉल्व है, इसको डिफाइन करने के लिए डिजिटल अरेस्ट अभी तक कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। ये बाहरों की कंट्री में वर्चुअल किडनैपिंग के नाम पे भी जाना जाता है। अब होता क्या है इसमें कि टू exert the control, the fraudsters impose a form of confinement by coercing the victims to remain under constant video surveillance. आप किसी के साथ संपर्क में ना आए, किसी को ना बोले, ये कांस्टेंट उनकी प्रयास रहेगी कि आपके साथ कनेक्टेड रहे ताकि आप उनका सारे बात को गौर से फरमाए और आप उसको आगे लेके काम भी कर दे। तो इस तरह का जो चीजें हैं, अगर कोई किसी ने भी इंटरप्ट कर दिया तो इनकी जो कलाकारी है उसमें छेद हो सकती है। तो ये चाहेंगे कि आप कनेक्टेड रहे और जम के आपको बोलेंगे कि आप ऐसे ऐसे क्राइम किए हैं, आपके लिए 10 साल की सजा है, 7 साल की सजा है, और आप इंसानियत के नाते आप नहीं चाहेंगे कि आपकी सोसाइटी में कोई बदनाम हो, तो आप भी कनेक्टेड रहेंगे। और ये चीज विक्टिम की जो इनोसेंस है उसको ही इस्तेमाल करके किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा सा मोडस ऑपरेंडी डिजिटल अरेस्ट क्राइम कैसे किया जाता है उसका स्टेप वाइज थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझेंगे, तो हो सकता है कि जानकारी के लिए वो काम पे आ जाए। The victim receives the IVR call from spoofed Indian number, that is CLI spoofing or international mobile number, impersonating the TRI, RBI, DOT, FedEx officials. This is for example only. There may be local police stations also. The calling line is transferred to purported CBI, ED, narcotic departments, police and customs. तो ये आपको दिखाया जाएगा कि जो IVR में आप जैसे रिसीव कर लिए तो आपका कॉल इज बीइंग कनेक्टेड टू द पुलिस और द ED। मतलब आपको एक आर्टिफिशियली आपको समझाया जाएगा कि नाउ यू आर कनेक्टेड टू द राइट अथॉरिटी, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, और आप डर जाएंगे कनेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट भी कर दूं, हो सकते है आगे हमें भारी नुकसान हो, तो इस डर के मारे हम कनेक्ट रहेंगे। इसके बाद victims is asked to install some software, that may be Skype also, that may be WhatsApp also. If WhatsApp is available and WhatsApp is already being used, they will try to find out some other infamous software also that you install that, so that the security breach can be avoided. So the issues regarding to the security breaches can be easily avoided. The calls can range from a few hours to few days. 1-1.5 साल पहले एक बंदे का करीबन 7-8 दिन से लगातार कॉल पे कनेक्टेड थे। हमारी इर्द गिर्द है, हमारे नियर बाय गुड़गांव में। तो इस तरह का भी कॉल हो सकते हैं कि एक कॉल में 1 घंटा 2 घंटा से लेकर 7-8 दिन तक कनेक्टेड हो सकता है। Victims are strictly prohibited from seeking advice or discussing this situation with anybody, isolating them from the external support. अगर आप बोलेंगे कि मैं डिस्कस कर लूं, तो आपको एक और भय दिखाया जाएगा कि अगर आप डिस्कस करोगे, ये अगर फैलेगा तो आपको सोसाइटी में बहुत ज्यादा बदनाम होगी और हम इसको आपके नाम पे एक केस बना के हम आपको पेश करेंगे, तो आपको उठा के घर से लेके जाएंगे, थाने में कैद कर देंगे। तो आप डर के मारे कुछ नहीं करोगे, आप बात नहीं करोगे, इवन अपने फैमिली का जो क्लोज मेंबर है उनको भी कुछ नहीं बताओगे। फिर क्या करते हैं फ्रॉडस्टर्स? यूटिलाइज द विजुअल प्रॉप्स। कैसे? पुलिस की यूनिफॉर्म दिखाएंगे, फॉर्ज आईडी दिखाएंगे, अरेस्ट वारंट दिखाएंगे, सब लगेगा कि भाई ये तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, हमें सब कुछ दिखाया जा रहा है। यहाँ तक वो डिजिटल सिग्नेचर भी समेत आपको डॉक्यूमेंट दिखा सकता है, विच इज फॉर्ज। और हमारे पास ताकत नहीं होती कॉमन पीपल के पास कि ये फॉर्ज है या सही है। इवन द एक्सपर्ट डज नॉट हैव अनलेस इट इज सबमिटेड टू हिम, एंड सिमुलेट द गवर्नमेंट ऑफिस बैकड्रॉप्स टू bolster the credibility. Victims are tricked into the transferring fund under the pretext of the financial scrutiny, bail security, or bribes, even bribes to settle the case. They will offer that you pay me some money, I will settle the case.
Then in some instances, victims visit the bank branches also to initiate high value RTGS transaction. ये भी हुआ है. ये सारे लाइव एग्जांपल से ही कलेक्ट करके हमने इसको स्लाइड को बनाया गया. Recent cases in the Gujarat, recent means it is about one year back, and Tamil Nadu shows victims are asked to even undress during the digital arrest for the purpose of profile verification and possession of drugs, etc. and pose that they are being blackmailed. तो ये अलग तरह का क्राइम में भी वो पैदा कर सकता है. The funds are quickly laundered through the multiple channels. वो एक चैनल पे लिमिट नहीं रहेगा, क्योंकि एक चैनल पे जैसे लिमिट रहेगा, दूसरी तरह का जो दूसरा स्टेप होगा, मल्टीपल आपका मनी मांगा जाएगा, मल्टीपल अटेम्प्ट्स मांगा जाएगा कि यहाँ पे 1000 रुपया, यहाँ पे 2000 रुपया, 3000 रुपया करके जो कनेक्टेड टाइम है 5 दिन 6 दिन तक आपसे लाखों रुपया बरामद करेंगे. लेकिन वो एक चैनल पे एक अकाउंट पे नहीं करेंगे, मल्टीपल अकाउंट्स में करेंगे. लाइक दे आर द म्यूल अकाउंट्स, इलिसिट पेमेंट एग्रीगेटर्स, कैश सर्विसेज एंड क्रिप्टो एसेट्स ऑल्सो. तो ताकि कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एक पर्टिकुलर अकाउंट में ही वो अपना सर्वेलेंस करे. इस तरह का मल्टीपल अकाउंट्स को ढूंढने में भी उनको टाइम लग सकता है बिकॉज ऑफ द टेक्निकल लिमिटेशन ऑल्सो. तो उसका भी वो कई तरीके से एक्सप्लॉइट करके उसको डिफरेंट चैनल्स में उसमें ट्रांसफर करते रहते हैं. और आपसे एक साथ 1 लाख 2 लाख रुपया नहीं कराएंगे. वो 2000 से लेकर 10,000 तक का उसका अमाउंट रहता है, लेकिन आप मल्टीपल टाइम्स करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. अब आती है कि ये समस्या जब हो रही थी 2024 में, जब पीक में थी, क्या तो समय हमारे ये जो प्रोग्राम है, ये अवेयरनेस क्रिएशन जरूरी भी है. और इससे पहले हम बता दें कि सिटीजन्स को अपने जो नॉलेज है उसको बढ़ाना है. मतलब वो खाली सोशल मीडिया की एक्सेस करके उसका काम खत्म नहीं हो जाता. उनका काम आप सोशल मीडिया में कई तरह के वीडियो, कई तरह का चीजें आते हैं जो इंफॉर्मेटिव्स भी होते हैं और कई तरह का चीजें आती है जो गलत भी होते हैं. आप सोशल मीडिया में गवर्नमेंट ने बहुत तरीके से उनको प्रयास किया कि अवेयरनेस को बढ़ाए. इतने 1 साल से गवर्नमेंट की जो प्रयास है उसको एकमात्र समझ सकता है जो सिटीजन्स है. तो सिटीजन्स को जरूरी है कि वो कानून को भी समझे. जो मैंने कानून को बताया, जो आईटी एक्ट है, इसकी तरह सिमिलर एक्ट है जो क्राइम को ही एड्रेस करता है, दैट इज कॉल्ड भारतीय न्याय संहिता. उसमें भी 2 सेक्शन है जो भारी मात्रा में आपको ऑफेंडर्स को सजा दे सकता है. एक में अप टू 7 इयर्स तक है, एक में अप टू 5 इयर्स तक है, जो नॉन बेलेबल है. तो किसी भी तरह से आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे, गवर्नमेंट ने 2-3 तरह का पोर्टल भी बना के रखा है जिसमें लाखों कंप्लेंट आते हैं, उसको रिजोल्व भी किया जाता है. एक नेशनल जो क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है cybercrime.gov.in, एक है आपका संचार साथी.gov.in. इसमें आपका जो भी फ्रॉड एंड फ्रॉडुलेंट कॉल आता है उसको आप इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकते हैं. और उसके लिए आईएसपी के साथ उनका टाई अप है कि उस नंबर को वो व्हाइट लिस्टिंग से ब्लैक लिस्टिंग कर देते हैं जिस नंबर से फोन आते हैं. तीसरा है अटेम्प्ट, जो हमारी मिनिस्ट्री करते हैं, जो है इंटरमीडिएरी के माध्यम से, जो व्हाट्सएप वगैरह है या स्काइप है, दे ऑल आर सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी. तो आप इंटरमीडिएरी की इन ऐप रिपोर्टिंग है जिसमें एक सिंपल से क्लिक करके आप उसको नंबर को एक रिपोर्ट कर सकते हैं मेलिशियस नंबर बोल के. इसके आगे अगर वो कुछ भी ना करे तो आप एक गवर्नमेंट एपिलेट कमेटी है जिसके द्वारा आप अपील भी कर सकते हैं और वो टाइम बाउंड है और आपको रेजोल्यूशन मिलेगा. तो इस तरह का जो 3 चैनल है उसको सिटीजन के लिए, ये तीनों चैनल सिटीजन के लिए बहुत हेल्पफुल है. चाहे तो आप तीनों चैनल में ही आप आपका एक सिंगल कंप्लेंट भी डाल सकते हैं रेजोल्यूशन के लिए. तो यही करके इसी जगह पे हम समाप्त करेंगे अपना जो स्लाइड से. तो थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद सर. यह सेशन काफी जानकारीपूर्ण रहा. अब हम चर्चा करेंगे साइबर अपराध एंड इंडियन लीगल सिस्टम के विषय पर. We would like to express warm welcome to Dr. Pavan Duggal ji. Sir is an advocate practicing in the Supreme Court of India, specialized in the field of cyber law, cybercrime law, and artificial intelligence law. He is a member of NOMCOM Committee on Multilingual Internet Names Consortium,
He is also president of cyberlaws.net and Cyberlaw Asia. He has worked in mobile law, convergence law, and darknet law, and is the conference director of International Conference on Cyber Law, Cybercrime and Cyber Security. मैं पवन दुग्गल सर से अनुरोध करूंगी कि सर साइबर अपराध और इंडियन लीगल सिस्टम की चुनौतियों पे अपने विचार प्रस्तुत करें सर. ओवर टू यू. धन्यवाद महोदया. बैंगलोर की एक लोकेलिटी, सुबह 7:30 बजे पिता सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एक बड़ी कंपनी में अपनी 7 साल की बच्ची को गेट पर छोड़ता है, क्योंकि स्कूल की टैक्सी रोज आती है. टैक्सी पर बच्ची बैठती है और फिर कुछ देर बाद वो नॉर्मल ऑफिस जाने की तैयारी करता है. करीबन 8:15 बजे कॉल आता है उसको उसके मोबाइल फोन पर किसी अनजान नंबर से. कहा जाता है कि हमने तुम्हारी बेटी को अगवा कर लिया, किडनैप कर दिया है. तो अगर आपको अपनी बेटी की जान प्यारी है तो 15 लाख रुपए 15 मिनट में दीजिएगा. अगर आपने 15 मिनट में नहीं दिए तो 16वें मिनट में हम आपकी लड़की को मार देंगे. अब वो तो एजुकेटेड है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है. हिस्सेस मैं मानता ही नहीं. आप कौन है, मुझे मेरी लड़की से बात कराइए. लड़की से बात होती है. लड़की चिल्ला रही है, कह रही है फादर मुझे ले जाओ, ये मुझे मार देंगे. फादर कन्विंस हो जाता है मेरी लड़की बहुत ज्यादा खतरे में है. नेगोशिएट करता है. मैं सैलरीड आदमी हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है. लेकिन जो किडनैपर्स होते हैं वो टस से मस नहीं होते हैं. जब 13 मिनट गुजर जाते हैं और फादर को लगता है कि भाई अब मामला हाथ से बाहर जाने वाला है, तो वो डिसाइड करता है कि मैं 15 लाख रुपए पेमेंट करता हूं. 15 लाख की पेमेंट हो जाती है. फिर दोबारा बात होती है. लड़की अब थोड़ी ज्यादा शांत है, लोकेशन डिसाइड होती है और फिर उसके पश्चात हस्बैंड और वाइफ गाड़ी में जंप करते हैं, ड्राइव टू द लोकेशन. में जब ड्राइव कर रहे हैं बहुत सारी दिमाग में चीजें आ रही हैं. आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ. तो फिर आता है कि साहब चलो स्कूल के प्रिंसिपल को फोन करते हैं. स्कूल के प्रिंसिपल को फोन किया जाता है कि साहब हमारे साथ ये हुआ है, प्लीज इंश्योर और लोगों के साथ ना हो. तो प्रिंसिपल का कहना है कि साहब आप क्या कहते हैं, आपकी शुरू सुबह से ही आपकी डॉटर स्कूल में मौजूद है और कहीं नहीं गई है. ये क्लासिकल एग्जाम्पल है जहां पर साइबर क्रिमिनल्स ने उस बिटिया की वॉइस सैंपल को क्लोन करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक बाप को चकमे में डाल दिया. सो अगर बाप डिसाइड नहीं कर पाया कि ये जो मैं सुन रहा था मेरी लड़की की आवाज नहीं बल्कि एआई की आवाज थी, तो हम एक नई ग्राउंड रियलिटी पर कदम उठा कर रखते हैं. ये आजकल का नया साइबर क्राइम. 15 लाख गए, लेकिन बाप ने समझा कि चलो मुझे आज जीवन एक सीख मिल गई है कि साहब मुझे जो भी मैं सुनूंगा उस पर विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं उसकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ना हो सके. 15 लाख गए, वन काइंड ऑफ साइबर क्राइम. दूसरी कैटेगरी, एक व्यक्ति के बरखिलाफ ईडी का केस चल रहा है, पिछले 4-5 साल से चल रहा है. परेशान है कि साहब ऐसा है, आपका फलां केस ईडीए के पास चल रहा है, ये आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ये करंट स्टेट है और अभी आपको इस फलां तारीख पे बुलाया गया है. सो वो महा कन्विंस्ड हो जाता है कि साहब ये तो कॉल ईडी से आया है. फिर वो कहते हैं कि साहब अच्छा हम तो एक केस है, अब हम 6 केस आप पर और डालने वाले हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि और 6 केस आप पर ना डलें तो हमें कन्वीनियंस मनी चाहिए. हम सरकारी मुलाजिम हैं, हम पैसे तो आपसे डायरेक्टली ले नहीं सकते, तो हम आपको दूसरों के अकाउंट देंगे, आप उसमें पैसे दीजिए. अब जो बंदा 4-5 साल से ईडी का मुकदमा झेल रहा हो, उसे सडनली लगता है कि चलो मैं पैसे देता हूं. पैसे बहुत बेइंतहा मांगे जाते हैं और कई करोड़ों में मामला सेटल होता है कि चलो इतने करोड़ों देंगे. तो वो सोचता है कि चलो करोड़ों दे के भी मेरी जान छूटेगी और वो करोड़ों रुपए दे देता है. और बाद में पता लगता है कि साहब वो किसी ईडी के पास नहीं गए, वो किसी साइबर क्रिमिनल गैंग के अंदर कर गए. इनफैक्ट आज तो पूरा माहौल बदल गया है. मैं अलग अलग जाकर कॉन्फ्रेंसेस में बोलता हूं. तो 2-3 महीने पहले मैं कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था, उसके बाद लंच हुआ तो लोगों से मुलाकात हुई. कोई व्यक्ति मेरे पास आया और मुझे इंट्रोड्यूस किया, ने कहा साहब आपके साथ थोड़ा कंसल्टेशन करना चाहते हैं. मैं कहा ठीक है आप आइए, ऑफिस आइएगा. बाय द वे क्या करते हैं? सर हम एंटरप्राइज बिजनेस में हैं. मैंने कहा अच्छा, तरह की एंटरप्राइज बिजनेस? कहते हैं साइबर क्राइम. अब मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप साइबर क्राइम प्रिवेंशन में काम करते होंगे. वो कहते हैं नहीं सर हम साइबर क्राइम में काम करते हैं. तो मैंने कहा मैं समझा नहीं. तो उनका कहना था कि सर हमारे 6 लोगों का गैंग है,
हम सिर्फ साइबर क्राइम करते हैं और हम अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को लगातार मिटाते चलते हैं। मैं तो आपके साथ आके कंसल्टेशन करना चाहता हूं कि जब मैं पकड़ा जाऊं तो मैं किस तरह से लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को हैंडल कर सकूं। तो अब ये स्थिति आ गई है कि साइबर क्रिमिनल्स इन एंटिसिपेशन तैयारी कर रहे हैं कि साहब जब पकड़े जाएं तो मुझे क्या लीगल स्ट्रेटेजी अपनानी है। दिस इज वन। लेकिन सिलसिला यहां पर ही खत्म नहीं हो रहा है। अगर आप सोचते हैं कि इंसान हमारे के बरखिलाफ जा रहे हैं तो आप गलत सोचते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको टारगेट करने लग गई है। ये केस मेरे सामने आया एज अ पेरेंट में मुझे बिल्कुल भौचक्का हो गया। मैंने कहा हो क्या रहा है। तो मुझे मिलने दो पेरेंट्स आए, हस्बैंड वाइफ, और उन्होंने कहा सर आपके आने से पहले हम 4 साइकोलॉजिस्ट को मिलकर आए। सो मैंने कहा साइकोलॉजिस्ट को मिलकर आए हैं तो मुझे क्या चाहते हैं। तो सर हमारी यूनिक समस्या है, हमारा एक ही लड़का है, 11वीं में पढ़ता है और फॉर वॉट एवर रीजन उसने एक निर्णय ले लिया है कि उसकी दुनिया में 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, उसके मां और उसके बाप। और वो रोज एआई पर जाता है, एआई से पूछता है कि मैं मां बाप का बैंड कैसे बजाऊं, सोशली, इमोशनली, रेप्यूटेशनली, और हमें नहीं समझ आ रहा क्या हम एआई के बदले इंजंक्शन ले सकते हैं कि भैया मेरे लड़के को गुमराह ना करो। सो हमने कहा हम इंजंक्शन तो नहीं ले सकते क्योंकि हमारा कानून नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पर यह सवाल स्थापित हो गया कि आजकल लोग अब इंसानों पर विश्वास कम और एआई पर विश्वास ज्यादा कर रहे हैं। अब सो कि अब जब कोविड-19 का दौर आया तो 2 चीजें सदैव के लिए हमारे जीवन में छोड़ गया। एक है डर और एक है पैनिक। हम जल्दी डर जाते हैं, हम जल्दी पैनिकी हो जाते हैं, और इसी डर, इसी पैनिक को वेपनाइज करते हैं साइबर क्रिमिनल्स जो विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम करते हैं। ये तो अलग अलग किस्म के केस। अब स्टैंडर्ड केसेस पर आते हैं, केसेस जहां पर लोग पैसे गवाते हैं। अब पैसे आप कुछ हजार गवा सकते हैं, कुछ लाख गवा सकते हैं, कुछ करोड़ भी गवा सकते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन उसमें एक बड़ी स्मॉल कैटेगरी है डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड्स। डिजिटल अरेस्ट कुछ ज्यादा नहीं है, बट एक आंकड़ा आया है जो कहता है कि केवल 4 महीने में भारतवासियों ने 2000 करोड़ रुपए गवाए हैं सिर्फ डिजिटल अरेस्ट वाले मामलों में। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा इकोसिस्टम है। अब सबसे जो बुनियादी चैलेंज आज इंडिया के सामने है वो फाइनेंशियल क्राइम्स को लेकर है। साइबर क्राइम, पैसे उड़ाना, अनावश्यक ट्रांजैक्शंस कर देना, आपके अकाउंट को खाली कर देना, आपको बेवकूफ बना देना, ये सब हो रहा है। आपके पास क्या विकल्प है? सरकार आपको 2 विकल्प देती है। एक, आप 1930 को कॉल करें। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, और आप वहां जब कॉल करेंगे तो एटलीस्ट आपकी केस रजिस्टर होगा, कार्रवाई होगी। आप कॉल नहीं करना चाहते या कॉल नहीं लगता तो दूसरा विकल्प, आप जा सकते हैं cybercrime.gov.in पर, जो राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। वहां पर जाकर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। कानून आज है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि संपूर्ण कानून है तो आप गलत समझते हैं। क्यों? क्योंकि संपूर्ण कानून साइबर क्राइम के प्रति हमारे पास है नहीं। इंडिया के पास कोई डेडिकेटेड साइबर क्राइम लेजिस्लेशन नहीं है। हमारा एकमात्र कानून है आईटी एक्ट, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून। ये साइबर क्राइम का कानून नहीं है। ये अगर आप 25 साल पहले जब ये कानून पारित हुआ था, फोकस बहुत क्लियर था। हमने ई कॉमर्स को बढ़ावा देना है, हमने इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। वहां पर संसद ने कहा कि साहब इसमें चलिए एक चैप्टर जरूर लेकर आइए क्राइम्स को लेकर। तो चैप्टर रोमन 11 आ गया और सेक्शन 65 से लेकर सेक्शन 78 तक अलग अलग ऑफेंसेस परिभाषित हुए। 2008 में मुंबई आक्रमण होते हैं। 30 दिनों के अंतर्गत ही आईटी अमेंडमेंट एक्ट पास हो जाता है, जो साइबर क्राइम की कवरेज को बहुत बढ़ाता है। इनफैक्ट नए नए प्रकार के साइबर क्राइम्स कवर होते हैं। साइबर टेरर कवर हो जाता है पहली बार, जो आजीवन कारावास की सजा के साथ पनिशेबल है और इम्प्रिजनमेंट और फाइन के साथ पनिशेबल है। ये अलग अलग प्रकार के साइबर क्राइम्स आते हैं। सम 66A और 66F। 66A तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आई एम थ्रोइंग इट आउट ऑफ द लॉ बुक। तो वो तो आज कानून पर नहीं है, लेकिन बाकी सारे प्रावधान है। मीनवाइल 1 जुलाई 2024 से हमारे यहाँ 3 नए क्रिमिनल लॉज आ गए हैं, जिनमें सर्व प्रमुख है भारतीय न्याय संहिता 2023। इसकी सबसे खास बात यह है कि इस कानून ने साइबर क्राइम की कवरेज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। जब मैं भारतीय
दंड संहिता का विश्लेषण करता हूं भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में, तो मैं पाता हूं कि भारतीय न्याय संहिता इज अ मैसिव स्टेप फॉरवर्ड, क्योंकि आपने कवरेज को बढ़ा दिया, आपने लॉ को ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, और मोर सिग्निफिकेंटली आपने लोगों को ज्यादा एम्पावर कर दिया। लेकिन भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो गेम चेंजिंग प्रोविजन है वो है सेक्शन 111, मतलब 111 भारतीय न्याय संहिता का जो प्रावधान है वो गेम चेंजिंग सेक्शन है, क्योंकि इस तरह का सेक्शन कभी पहले आया नहीं था। ये सेक्शन कहता है कि साहब साइबर क्राइम भारतवर्ष में एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माना जाएगा। अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करेंगे तो ऑर्गेनाइज क्राइम होगा, और उसको लिए काफी सख्त सजा के प्रावधान भी है। हाँ, पहले जमाना होता था, मैं बात करता हूं 2000 में, मेरे पास भारत का पहला साइबर स्टॉकिंग का मुकदमा आया जनवरी 2000 में, जब ये आईटी एक्ट भी नहीं आया था, रितु गोली का केस था उस जमाने में। फिर हमने भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों में मुकदमा किया। फिर उसके बाद भारत का पहला साइबर क्राइम कन्विक्शन वाला मैटर मैंने किया, जिसमें मैं कंप्लेनेंट का वकील था, सोनी कंप्लेनेंट था। हमारी एक वेबसाइट चला करती थी sony-sambandh.com, उस पर किसी व्यक्ति ने आकर कोई क्रेडिट कार्ड नंबर का मिसयूज किया। अमेरिकन कंपनी की लड़की का क्रेडिट कार्ड था। अमेरिकी लड़की ने शिकायत करी, अमाउंट वापस हो गया। अमाउंट छोटा सा था, $630, लेकिन सोनी ने कहा नहीं साहब हम कार्रवाई करते हैं। तो हमने सीबीआई को इन्वॉल्व किया, सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया। और वो जमाना देखिए, आज से 23 साल पहले जमाना कितना भोला हुआ करता था। वो व्यक्ति जिसने ये साइबर क्राइम किया वो कॉल सेंटर में मुलाजिम था, यहां में नोएडा में, और वहां इतना बेवकूफ था कि जब उसने ऑनलाइन ये ट्रांजैक्शन करी तो अपना रियल नाम दिया। अच्छा, सोनी के पास एक प्रावधान होता था कि साहब आप हमारी वेबसाइट पर आइए, जो कुछ आपने ऑर्डर करना है करिए, हम वो प्रोडक्ट इंडिया में आपको फ्री डिलीवर करेंगे, और जिन्हें डिलीवर करेंगे उनकी तस्वीर खींचेंगे और वो तस्वीर आपको भेजेंगे एज प्रूफ ऑफ डिलीवरी। इतने भोले साहब थे ये व्यक्ति कि उन्होंने अपने नाम पे वो चीजें मंगवाई, खुद अपने घर पे मंगवाई, घर पे रिसीव करी, फोटो के साथ पोज किया कि साहब मैं रिसीव कर रहा हूं, और फिर अगले दिन जाके अलीगढ़ में हाफ द दाम पे पैसे बटोर लिए। उन्हें पकड़ा गया, आरिफ अजीम उनका नाम था, दैट इज इंडियाज फर्स्ट साइबर क्राइम कन्विक्शन। उसके बाद कुछ कन्विक्शंस हुई, लेकिन 2008 के बाद एक अकाल सा आ गया है कन्विक्शंस को लेकर, और उसका कारण यह है कि जो आईटी अमेंडमेंट एक्ट सन 2008 है उसने कुछ गेम चेंजिंग परिवर्तन कर दिए। अच्छा काम यह किया कि कानून में साइबर क्राइम की परिभाषा को बढ़ा दिया, कवरेज को बढ़ा दिया। बुरा काम यह किया कि 2-3 साइबर क्राइम को छोड़ के बाकी सारे साइबर क्राइम्स को जमानती अपराध यानी कि बेलेबल ऑफेंस बना दिया। अब तुलना कीजिए सन 2000 में जब आईटी एक्ट आया था सारे साइबर क्राइम्स नॉन बेलेबल थे। अब आए 2008 में 3 साइबर क्राइम्स को छोड़ के सारे बेलेबल हो गए। वंस यू हैड एवरीथिंग एज अ बेलेबल ऑफेंस, उसके बाद कोई ऑप्शन था नहीं। लोग को आते, लोगों को बेल मिलती, वो बाहर आते, अपने बरखलाफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डिस्ट्रॉय करते और मस्ती से बैठते, तमाशा देखते। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो आपकी कार्रवाई, आपकी कन्विक्शंस नहीं हो पाएंगी। वो अकाल अभी तक चल रहा है। मीनवाइल आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर 2000 करोड़ सिर्फ हम 4 महीनों में डिजिटल अरेस्ट में गवा सकते हैं, तो इमेजिन करिए फाइनेंशियल फ्रॉड्स में, फाइनेंशियल साइबर क्राइम में हम कितना पैसा गवा रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया इज ब्लीडिंग। इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं अब बुनियादी सवाल होता है कि कानून तो है, अगर मैं विक्टिम हूं तो मेरे पास रेमेडी क्या है? रेमेडी है मुझे रिपोर्ट करना है। चुपचाप होने की रेमेडी तो अब नहीं है। वो जमाना होता था 2000 में, लोग साइबर क्राइम के शिकार होते थे और फिर कहते थे साहब हम नहीं रिपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। वो जमाना चला गया। अब पोस्ट कोविड-19 हम एक नए युग में कदम रख चुके हैं, जिसे हम न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं। और इस युग के 3 खास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम प्रारंभ हो चुकी है। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस जो है नया नॉर्मल बन चुकी हैं। और तीसरा, सरकारें बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी हैं। तो इसलिए आज की तारीख में इंपॉर्टेंट इशू है कि जब आप पैसे लूज करते हैं, रिपोर्ट करिए, ठीक है, बट मैं एज अ कंप्लेनेंट इंटरेस्टेड नहीं हूं कि मैं रिपोर्ट करूं। मैं इंटरेस्टेड हूं कि मेरा पैसा कैसे वापस आता है, मेरा मूल वापस आ जाए, दैट्स गुड इनफ। उसके लिए मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को काफी काम करना पड़ेगा। 6 जुलाई 2017 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाली, जीरो लायबिलिटी नोटिफिकेशन। कहा कि साहब आपके अकाउंट में कोई अनावश्यक ट्रांजैक्शन होगी तो
और आपकी इसमें कोई नेग्लिजेंस नहीं होगी, कोई रोल नहीं होगा, तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सारा पैसा बैंक देगा। बैंक आज अधिकांश तौर पर बहाने ढूंढता है कि वो पैसे आपको ना दे, कहीं ना कहीं कहता है साहब आपसे गड़बड़ हुई, आपने गलती करी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एज वी गो फॉरवर्ड जो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और अब एआई आ गया है तो अब तो चीजें बहुत ज्यादा बदतर होती जा रही हैं, क्योंकि एक नया मॉडल आज डार्कनेट पर आ चुका है। उस मॉडल का नाम है साइबर क्राइम एज अ सर्विस पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राइम करेगा। हम आज तो सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का दौर है, मुझे पिज्जा चाहिए, कॉल करता हूं, आता है 10 मिनट में। अब मुझे साइबर क्राइम करना, मैं कॉल करता हूं, बट जो जिसको कॉल करता हूं वो साइबर क्राइम खुद नहीं करता, वो एआई से साइबर क्राइम करवा देता है। तो सबसे बुनियादी सवाल, आप एआई को पकड़ेंगे कैसे? आप एट्रीब्यूशन कैसे लेकर आएंगे कि साहब ये वो एआई थी, इसको प्रोग्राम करने वाले व्यक्ति थे जिनको हम माना जा सकता है कि इनका मेंस रिया या एक्टस रियस थे। अ फंडामेंटल क्वेश्चन, do we now still really require the concepts of mens rea and actus reus? Actus reus, mens rea, क्रिमिनल लॉ के दो फंडामेंटल बुनियादी ढांचे हैं, यानी कि एक्टस रियस एक्ट होना चाहिए, मेंस रिया इंटेंशन होनी चाहिए क्राइम करने की। लेकिन जब एआई क्राइम करेगा तो वहां आप एक्टस रियस को कैसे साबित करेंगे और मेंस रिया कैसे साबित होगा? तो बहुत जल्दी हमें अपने क्रिमिनल लॉ जूरिस्प्रूडेंस पर एक पुनः से दौर बदलना पड़ेगा। इंडिया के पास आज कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ नहीं आया है, लेकिन एआई क्राइम्स इंडिया में ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, उनको कवर करने की जरूरत होगी, लोगों को इफेक्टिव रेमेडी देने की जरूरत होगी। मुझे लगता है इस दिशा में अगर हम बैंक्स को रिस्पॉन्सिबल बनाएं, क्योंकि इंडिया में आज 98% ऑफ द ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड जो है वो पैसे मेरे बैंक से जाते हैं, तो मेरे बैंक के खाते से किसी और बैंक के खाते में जाते हैं, बैंक को पूरी तरह पता है कि पैसे कहां जाते हैं। तो अगर आप जिम्मेवारी बैंक को डालेंगे कि साहब आपकी जिम्मेवारी है कि आप इसको अवॉइड करेंगे, ऐसी चीजें ना हो, नहीं होंगे तो हम आपको जिम्मेवार ठहराएंगे क्रिमिनली एंड सिविली, तो हो सकता है फंडामेंटली एक तो एरियर्स का जो एक्सरसाइज है वो कम हो जाएगा, दूसरा ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स वाला एलिमेंट है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। मुझे लगता है भारत को आज एक बहुत फ्यूचरिस्टिक न्यू लीगल फ्रेमवर्क्स की जरूरत है, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता 2023 आज इरेलेवेंट हो चुका है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग साइबर क्राइम्स। अब आप कहेंगे साहब रोज साइबर क्राइम बदलता है कि हम रोज कानून बदलेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूं कानून को इतना ब्रॉड सेंट्रिक करिए, ब्रॉड सिद्धांतों के साथ परिभाषित कर दीजिए, ताकि टेक्नोलॉजी जब जब बदलती जाए आपको बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने कानून में वर्तमान चेंजेस नहीं लाने हो। तो ये हमारा फोकस होना चाहिए। बट वी आर कॉन्स्टेंटली द रेस अगेंस्ट टाइम इज अप। साइबर क्राइम जो आज देख रहे हैं, अभी तो सिर्फ आप शुरुआती ट्रेलर देख रहे हैं, अभी तो सिलसिला शुरू हुआ ही नहीं है, अभी तो पिक्चर आनी बाकी है। और आने वाले समय में अगर मैं 2030 में भारत के साइबर क्राइम पर एक किताब लिखूं और वो किताब 100 पेजों की होगी, तो आज 2025 की जुलाई में केवल हमें 5वें या 6ठे पेज पर बैठे हुए हैं, अभी 95-94 पेजेस लिखने बाकी हैं। तो जब इस तरह की परिस्थितियां हो रही हैं तो एक मुझे लगता है आप लोगों को जागरूक होना है। कानून आपके साथ है, कानूनी प्रावधान है, आपके कानूनी विकल्प हैं, लेकिन माइंड यू आपको कानूनी प्रोसेस के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस साबित करना पड़ेगा। और अब लाइफ और कॉम्प्लिकेट हो गई है, क्योंकि सेक्शन 63(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहता है कि साहब अगली बार आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दीजिए, साथ साथ मुझे 2 सर्टिफिकेट दीजिए, एक अपना सर्टिफिकेट जो बताएगा कि इसकी हैश वैल्यू क्या है, एक आईटी एक्सपर्ट का सर्टिफिकेट, और दोनों की सर्टिफिकेट में तारसंगत होना चाहिए। अगर एक की हैश वैल्यू दूसरे की हैश वैल्यू से नहीं मिलेगी तो सर्टिफिकेट हम नहीं मानेंगे, आपके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हम एडमिसिबल नहीं बनाएंगे। तो लाइफ में हमने देखा है कि अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस साबित करना और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। सेक्शन 63(4) इंडियन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, उसमें सिंप्लीफिकेशन की आवश्यकता है। एआई क्राइम्स, न्यूली इमर्जिंग टेक क्राइम्स के ऊपर कवरेज करने की आवश्यकता है। ये सब तमाम सारी चीजें सरकार कर रही है, सरकार की बहुत फ्यूचरिस्टिक विजन है, लेकिन आप लोग उपभोक्ता होने के नाते आपके ऊपर सबसे पहला दायित्व बनता है कि एक कंजूस हो जाइए और दूसरा शक्की हो जाइए। कंजूस कि अपना डेटा बिना आवश्यकता के किसी के साथ शेयर नहीं करना, और शक्की इसलिए हो जाइए कि हर वो चीज जो आपके सामने आए, हर जो इंफॉर्मेशन आपके सामने आए, आप उस पर तब तक विश्वास न करें जब तक आप स्वयं तौर पर उसकी इंडिपेंडेंट तौर पर पुष्टि ना कर पाए। क्योंकि आज फेक न्यूज चारों ओर फैल चुकी है और अब तो हम इतने ज्यादा एआई पे डिपेंडेंट हो गए हैं, मतलब हम लोग की एक और बिगर प्रॉब्लम है। बिगर प्रॉब्लम अब यह है कि अधिकांश भारतवासी एक नए रास्ते पर चल चुके हैं। वो रास्ता है कॉग्निटिव कॉलोनियलिज्म का। अरे भाई 75-77 साल ही तो हुए थे भारत को स्वतंत्र हुए,
और अब हम फिर परतंत्रता की दिशा में चल पड़े हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग कैपेबिलिटीज बंद कर दी हैं। उनको लगता है एआई आ गया है, सब कुछ एआई करेगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। और ये बड़ी बिग टेक कंपनीज हैं, अल्टीमेटली हमें एक कॉग्निटिव कॉलोनी बनाना चाहती हैं, हमारी कॉग्निटिव थॉट प्रोसेस को कहीं ना कहीं नष्ट करते हुए उसे पैरालिसिस में लाते हुए। सो अंत में यही कहूंगा, फैंटास्टिक इनिशिएटिव बाय द डिपार्टमेंट, बहुत बेहतरीन आप काम कर रहे हैं। इस तरह का बड़े देर बाद मैं ऐसे वेबिनार में आया हूं जब आप इतनी खुली तरीके से बात कर रहे हैं, और अल्टीमेटली आप लोगों का जो इस वेबिनार के हिस्सा है, क्योंकि आप जो हैं समझ लीजिए आप डिजिटल कुरुक्षेत्र के केंद्र बिंदु पर आकर खड़े हो गए। आप अकेले नहीं, हम सब। और हमें चारों दिशाओं से हम पर आक्रमण होगा। मैं ये नहीं कह सकता कब कहां कैसे होगा, लेकिन होगा जरूर। अभिमन्यु है हम सब, हमारे चारों ओर आक्रमण होगा। तो हमारा दायित्व बनता है कि एक सुरक्षा कवच पहन लें। सुरक्षा कवच ये है कि आप किसी पर विश्वास करना भूल जाइए, एटलीस्ट ऑनलाइन इकोसिस्टम में। और पैसे के संदर्भ में बहुत ज्यादा स्टिंजी हो जाइए, डरिए ना, अपने आप को पैनिक वाली स्थिति में ना लेकर आइए। कानून है, लेकिन कानून में समय लगता है। सरकार काम कर रही है, नए कानूनी प्रावधान ला रही है, लेकिन उसमें भी समय लगता है। योर फर्स्ट टेक, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। कोशिश करें कि आप साइबर क्राइम का शिकार ना हो। बहुत बार क्या होता है, आपको लगता है कि बॉस मैं घुस रहा हूं गुफा में, लेकिन फिर भी अपने आप को नहीं रोक पाते। तो अपने आप को कहीं ना कहीं रोकना है कि साहब ठीक है, अगर ये धमकी दे रहे हैं ना, चलो फोन बंद करो। हमारे यहाँ जो वीटो पावर लोग इस्तेमाल नहीं करते, हमारा वीटो पावर क्या है? फोन को बंद कर देना। कुछ भी फोन कॉल आए, फोन को बंद कर देना, वो हमारा वीटो पावर है। उससे काम सब। मैं आपसे बिल्कुल, ये जो सब्जेक्ट है वो इतना टची है, और आप जितना एनिमेटेड बोल रहे हैं, मुझे पता है कि आप बहुत लंबा बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको कंक्लूड कीजिए। आपने अपने भाषण में बहुत अच्छा होप भी दिया है। एक लास्ट लाइन जो आपने बोला, कंजूस और शक्की, उसको कह करके अपनी बात जी हाँ, अंत में ये कहूंगा, साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। सरकार काम कर रही है, लेकिन अगर गड़बड़ी आप अपने डिवाइस पर खुद कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेवारी भी आपको खुद निभानी होगी। पर्सनल डेटा को बांटने की जो शौक हमें चढ़ा हुआ है, उसको रोक लीजिए। आज अपने डेटा को केवल नीड टू नो बेसिस पर ही शेयर करिए, और अलग अलग जगहों पर अपने डिजिटल पद चिन्ह छोड़ते ना जाए, क्योंकि वो डिजिटल पद चिन्ह हैं जिनका इस्तेमाल साइबर क्रिमिनल करते हुए पुनः हमें टारगेट वापस करेंगे। सतर्कता, सावधानी एकमात्र आपका मूल मंत्र होना चाहिए जब आप इस तरह के उभरते हुए साइबर क्राइम सिनारियो के साथ डील कर रहे हैं। धन्यवाद। निश्चित रूप से सर, अभी तो पिक्चर बाकी है। धन्यवाद सर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अब हम चर्चा करेंगे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध और उनसे जुड़ी समस्याएं विषय पर। हमारे समक्ष हैं श्री मनोज कुमार जी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। He has handled numerous high-profile cases, including the 2021 toolkit case, the deepfake case involving Ms. Rashmika Mandana, the digital arrest, investment frauds, impersonations, online voting tampering case, human trafficking cases related to Cambodia, etc. He has also investigated cases related to encounter of notorious criminals, financial frauds, visa fraud cases, etc. Very warm welcome, sir. मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया आप अपने विचार और अनुभव हमारे समक्ष रखें। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सारा टाइम हो चुका है, लेकिन मैं अपनी बात को बहुत संक्षिप्त में रखना चाहूँगा। साइबर क्राइम की देखिए क्या है कि साइबर क्राइम जिस हिसाब से इमर्ज हो रहा है और अभी बहुत तेजी से और बढ़ेगा, उसके लिए हमें पहले क्या क्या चीज़ें अपने आप को प्रिपेयर करनी है और आगे एग्जीक्यूट करनी है, उसके बारे में बताऊँगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अभी हम डिजिटली अवेयर नहीं है। डिजिटल लिटरेसी इज ए बिग प्रॉब्लम। हमारे पास डिजिटल लिटरेट ही नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये चाहते हैं कि डिजिटल, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम क्यों चेंज हो। तो दिक्कत वही आ रही है। उनके पास पैसा भी है और उनके पास नॉलेज फिजिकल वर्ल्ड की है, जो डिजिटल वर्ल्ड की नॉलेज नहीं है। साइबर की कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे प्रॉब्लम ये एक डिजिटल, ये जो बाउंड्रीलेस क्राइम है। आप यहाँ से बैठ के अमेरिका क्राइम कर सकते हैं, अमेरिका से बैठ के यहाँ क्राइम कर सकते हैं। सर ने बताया कि फिजिकल वर्ल्ड में हर आदमी को उस जगह पे आके क्राइम करना होता था, आजकल कोई जरूरत नहीं है। तो डिजिटल लिटरेसी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास है, जिसके लिए आपका वेबिनार चल रहा है, तो अच्छी है। साइबर के अंदर जब हम आएंगे और डिजिटल अरेस्ट के मामले में आएंगे, तो हमने बहुत सारे क्राइम ऐसे अभी इन्वेस्टिगेट भी किए हैं। उसमें मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जैसे
दुग्गल साहब ने बताया कि हम लोग जो हमारा लॉ है, लॉ ठीक है, लेकिन जितना भी लॉ है हम उस पर थोड़ा सा उसको मैनिपुलेट भी करते हैं, कुछ उसको इंटरप्रिटेट करते हैं और हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड की आगे की प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं कि सर ने बताया था, हम उसको आगे कहेंगे फियर, ग्रीड एंड अर्जेंसी। 3 चीजें साइबर क्राइम के मूल मंत्र हैं। अगर कहीं पर ग्रीड है, कहीं फियर है, कहीं अर्जेंसी है, तो वहां पर हमें कोई भी रिएक्ट अपने आप को बहुत जल्दी नहीं करना है। डिजिटल अरेस्ट के हमारे पास ऐसे भी केस आए हैं कि एक आदमी 18 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहा है, 18 डेज। अब उस पर एक प्रॉब्लम एक और आती है कि अगर वो आदमी डिजिटल अरेस्ट 18 दिन रहा था, उसके फैमिली मेंबर कहाँ थे, उसके दोस्त कहाँ थे? इस बात को भी हमें अपने एज ए सोसाइटी में हमें इस बात को सोचना पड़ेगा। पैसा बिल्कुल है कि अकाउंटों में, डिफरेंट अकाउंटों में पैसा जाता है, क्रिप्टो से जाता है और बहुत सारे तरीके हैं। उन चीजों पे हम आने से पहले, ये आप इसमें स्लाइड है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टेक्निकल फील्ड के लोग हैं, लॉयर्स हैं, हर फील्ड के लोग हमने डिजिटली अरेस्ट देखे हैं। जो 20-22 साल के बच्चे हैं वो भी डिजिटली अरेस्ट हुए हैं। जो 70-75 साल के पढ़े लिखे सीनियर ब्यूरोक्रेट, सीनियर आपको डॉक्टर्स, इंजीनियर, लॉयर्स, सब लोग अरेस्ट हुए हैं, डिजिटल अरेस्ट हुए हैं। उसका एक ही रीजन था, सबसे पहली बात है कि दे आर नॉट डिजिटली अवेयर। डिजिटली नॉलेज, जो उनको डिजिटली अवेयर होना चाहिए, डिजिटल लिटरेसी है, उनको उसका ज्ञान नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड हमेशा बहुत अलग तरीके से काम करता है। और आगे इसका आगे करते रहिए। अभी ये बिल्कुल सही है, जैसे सर ने बताया था, नूतन साहब ने, कि डिजिटल अरेस्ट, अगर मैं बताऊं तो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। डिजिटल अरेस्ट जो होता है, कोई ऐसी इसकी संबंध में कोई डेफिनेशन ही नहीं है, क्योंकि कभी भी अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो फिजिकली आएगी, डिजिटल कभी नहीं आएगी। तो जो चीज है नहीं, उसका डर दिखाकर भी लोगों को चीट किया जा रहा है। तो आप ये देखेंगे कि अगर जो चीज है नहीं, इसके लिए हमें जो साइबर वर्ल्ड में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें जीरो ट्रस्ट पॉलिसी अपनानी है। साइबर वर्ल्ड में जीरो ट्रस्ट पॉलिसी हम लोग बोलते हैं कि जीरो ट्रस्ट पॉलिसी आप उसको अपनाइए कि किसी को इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है। जहां फियर, ग्रीड एंड अर्जेंसी हो तो वहां पर आपको जीरो ट्रस्ट दिखाना, किसी से आपको आगे नहीं बता रहा है। इसमें कई तरह के फ्रॉड मैं आपको बताता हूं कि जैसे आजकल कि आपका कोरियर पकड़ा गया है, आपको ट्राई की तरफ से बोल रहे हैं, आपका नंबर पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज हैं, आपने कोई पॉर्न साइट देख ली है, आपका कोई आरबीआई से बोल रहे हैं, सीबीआई से बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, कभी भी इस तरह के नोटिस इस तरह के डिजिटल वर्ल्ड में नहीं आते हैं, डिजिटल फॉर्म में नहीं आते। अगर आते हैं तो आपको सबसे अच्छा तरीका है, आप जाइए और आप जाकर लोकल पुलिस स्टेशन है उनकी आप हेल्प ले सकते हैं कि हमारे को ऐसा आया है, वो वेरीफाई हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा इन चीजों से डरना नहीं है, सिर्फ एक ही आपको ध्यान रखना है कि आपको इमीडिएटली जाकर किसी ना किसी से फिजिकल वर्ल्ड में उसको डिस्कस करना है, डिजिटली उस चीज को नहीं मानना है। तो ये एक हमारे पास रहा था, आपने नूतन साहब ने बताया कि अपना डाटा कभी मत शेयर करिए। आजकल बहुत सारे तरीके हैं, डीप फेक का बताया था, एक बड़ा अभी पीछे एक बहुत अच्छी कंपनी के सीएमडी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कोर्ट का एक वीडियो दिखाकर उनसे उनको क्या कहते हैं चीट किया गया था 8 करोड़ रुपए, जो एक बहुत बड़ी कंपनी के एमडी हैं। मतलब कि आपको कभी आप सोचे, हम सारे लोग बैठे हैं कि कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस साहब डायरेक्ट किसी को कहने की इतने पैसे जमा कराओ, और ये हुआ है। He believed and he paid. उन्होंने पे किया है। So, ये है एआई जनरेटेड वीडियो, सर ने बताया, बहुत सारे हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि ईमेल आपकी किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की ईमेल हैक करके उससे भेजे गए हैं। तो हमें फिजिकल वर्ल्ड में जीने की आदत डालनी चाहिए। हमें जो डिजिटल वर्ल्ड है, जैसे सर ने बताया कि गुफा, एक काली गुफा में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो हमें नहीं जाना, फिजिकल वर्ल्ड में हम अपने आप को कितना करते हैं। डिपेंडेंसी की जहां तक बात आती है, मैं आपको एक छोटा सा केस बताना चाहूंगा। एक यूएस का केस है, एक बच्चे ने एआई character.ai अगर आप देखेंगे मिल जाएगा, उसको इतना अपना दोस्त बना लिया, वो सारे काम उसी से करता, बातचीत करता, उससे होमवर्क कराता, सब कुछ दोस्त बन गया। धीरे धीरे वो इतना ज्यादा उससे अटैच हो गया और कैरेक्टर जो ये एआई था इतना ज्यादा उससे परेशान भी हो गया कि उसने जाके बोल दिया कि भाई आप जाइए, आप मर जाओ, आपने दुनिया में कहते हैं आप धब्बा हो, इस नाम पर सोसाइटी पे धब्बा। उसको बच्चे को एआई ने बोला, और ये केस है 28 फरवरी 2024 को, बच्चे ने सुसाइड कर लिया।
और मैं अभी वो न्यूज पढ़ रहा था, लास्ट मंथ उसकी मदर ने अब केस फाइल किया है। तो आपने एआई को अपने अंदर कितना कर लिया है कि आप उसको दोस्त मान रहे हैं, सब कुछ मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी कि हमें उससे आगे नहीं जाना है। हम अपनी फैमिली को, बच्चों को, हमारे बच्चे आजकल इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं फोन में। आज के टाइम में बच्चे को पैदा होते सबसे पहले तो फोन दिया जाता है, टैब दिया जाता है, तो हम इतने इन्वॉल्व हो गए हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ वेरी बैड थिंग। तो अभी हमारे पास फिर अवेयरनेस जो हम लोग अभी यहाँ करने बैठे हैं और हमें करना चाहिए, जीरो ट्रस्ट पॉलिसीज है, बिल्कुल है। तो जो मैं ये देख रहा था कि अगर कभी आप लोगों को भी जितने, इसी माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अगर कभी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो जैसे बताया 1930 है, आपका साइबर क्राइम है, लोकल पुलिस स्टेशन हैं, तो अभी सब लोग हैं, हम लोग इस पे बहुत सारा काम कर रहे हैं। मैं तो अभी देख रहा था आप लोगों को जो दिशा नाम के जो आपने ये इनिशिएटिव से, वेरी गुड इनिशिएटिव, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं इसको जनरली अभी नहीं कि इसमें जैसे आपने 3 है, टेली लॉ है, न्याय बंधु है और लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस। तो बल्कि अब तो जो मैं आगे हम लोग जब अवेयरनेस पे जाते हैं या जाते हैं तो मैंने इसको अपनी पीपीटी में भी इंक्लूड कर लिया, तो आगे बताएंगे ताकि लोग डायरेक्ट बहुत ज्यादा, क्योंकि हम स्कूलों में, कॉलेजेस में, एसोसिएशन में और जाते हैं तो हम इस पे बिल्कुल बहुत अच्छे से करेंगे। बाकी जो चीजें इसमें 2-3-4 चीजें मैं बताना चाहूंगा जो लेडीज हैं और मेरे को डिजिटल अरेस्ट होने में आपको जो डाटा प्राइवेसी आपका ब्रीच होता है उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, हम बहुत अनवांटेड एप्स डाउनलोड कर लेते हैं। उस ऐप से आपका बहुत सारा डाटा ब्रीच होता है, उससे आपकी बहुत सारी वो, क्योंकि हम जब भी डाउनलोड करते हैं उसकी हम देखते हैं क्या चीज है और उसके बाद हम क्लिक और सारी परमिशन देते हैं। तो जब वो डाटा ब्रीच होता है, वो आपने उसकी जो परमिशन दे दी है, तो आपका जो डाटा जो क्रिमिनल है वो डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है उसको। उससे क्या आपको वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन रखा हुआ है। जैसे दो सामने बताते हैं, बहुत सारे केस हैं कि जहां पर बच्ची का उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हम रियल टाइम में कितनी पिक्चर्स डालते हैं, उसमें बच्चे के स्कूल की फोटो डाल रहे हैं, कभी उसकी ड्रेस की फोटो डाल रहे हैं, अपनी गाड़ी का नंबर डाल रहे हैं। ये सब क्रिमिनल्स के लिए खजाना है। वो इन चीजों को आजकल बहुत सारी है, हमारा सारा का सारा डाटा गूगल पे, हम अपने बारे में जितना नहीं जानते उससे ज्यादा गूगल जानता हमारे बारे में, वो हमें बता देगा। हम उसकी टाइमलाइन चेक कर लीजिए, हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे। तो प्लीज जहां तक क्योंकि समय की पाबंदी, सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी जहां पर हम साइबर क्राइम, साइबर वर्ल्ड में उससे आगे ना बढ़े, उसके पीछे ही रहें। और ये सिर्फ है कि हम अपने आप को जितना फिजिकल वर्ल्ड में रखेंगे, फिजिकल वर्ल्ड में रखना। तो मेरी तरफ से इतना था। बाकी एक आपको 2-3 चीजें और बता दूंगा आपको एंड में। अभी दिल्ली पुलिस पे पायलट प्रोजेक्ट में I4C और MHA ने मिलकर किया कि अगर आपके 10 लाख रुपए से ज्यादा का फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, आप जैसे ही 1930 को कॉल करते हैं तो ऑनलाइन आपको FIR दर्ज मिलेगी। आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लीगल फैटर्निटी के बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो आपने जैसे ही 1930 को कॉल किया, 10 लाख रुपए से ज्यादा है, वो इमीडिएटली FIR दर्ज हो जाएगी। ये दिल्ली के लिए भी है, पायलट प्रोजेक्ट है, थोड़े दिनों में पूरे इंडिया में हो जाएगा। उसमें आपको सिर्फ 3 दिन के अंदर आपको कंसर्न IO से नोटिस आएगा, या आप वहां जाकर इमीडिएटली जाके उसमें अपनी एक फॉर्मल कंप्लेंट देके उस पर केस रजिस्टर करा सकते हैं। बाकी और बहुत सारी चीज ऐसी चल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत काम कर रही है। अभी और भी हैं, कुंडू साहब बैठे हैं, सारे आपको और बताएंगे। तो समय की पाबंदी को देखते हुए मैं बस अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। थैंक यू। धन्यवाद सर। आई होप आपकी गाइडेंस और टिप्स हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकें उसे। आई वुड नाउ लाइक टू वेलकम श्री भरत चुग सर। Bharat ji, at the age of 23, secured the first rank in prestigious Delhi Judicial Service exam and joined as the youngest civil judge, metropolitan judge in his batch. At present, Bharat ji is currently practicing as an independent counsel and heads the chambers of Bharat Chugh. Bharat ji is also sitting as the board of advisors of Satya Pro Bono Law, which seeks to bridge the existing divide between justice and marginalized groups of society by building a team of highly skilled pro bono lawyers. सर, आपसे निवेदन है कि आप हमें अपने विचारों से ज्ञानवर्धित करें। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी। बहुत ज्यादा जो चीजें मैं कहना चाहता था मैं बस चेकआउट उनको कर रहा था, क्योंकि पवन जी और मेरे काबिल जो दोस्त हैं उन्होंने वो सारे पॉइंट्स कवर किए। मुझे जो आपने मैंडेट दिया था वो मैंडेट था IT एक्ट
के बारे में थोड़ी सी बात करने का। आपने बड़ी हेल्पफुली 7 मिनट लिख भी दिया, बहुत अच्छी चीज आपने करी। बिकॉज वन थिंग दैट आई हैव लर्नड ओवर द इयर्स इज नेवर गिव अ लॉयर माइक यू नो विदाउट एन आउटर लिमिट। हम अगर 1000 पेज का भी डॉक्यूमेंट कोई कोर्ट में फाइल करते हैं तो उसको ब्रीफ ही कहा जाता फिर भी। तो यू नो दैट इज समथिंग दैट डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। बट एनीवे, तो मैं थोड़ा सा इंक्रीमेंटल ऐड करने की कोशिश करूंगा ऑन टॉप ऑफ व्हाट हैज बीन सेड विदाउट रिपीटिंग इट। एक जनरल लीगल अवेयरनेस की जिसका अभाव है उसके बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। एक एलियनेशन है जस्टिस सिस्टम का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, और एक ऑर्डिनरी जो सिटीजन है कंट्री का। क्यों ये फियर एकदम किसी के दिमाग में आ जाता है, क्यों शेम दिमाग में आ जाता है, क्यों एक सिनिसिज्म है, एक नेगेटिविटी है चीजों को लेके। क्यों अगर कोई नोटिस आ जाता है या वारंट आ जाता है तो इंसान के मन में ये आता है कि, और कोई अगर पैसे की कोई डिमांड कर रहा है कि हाँ हो सकता है देना ही पड़ता हो, वो एक सिनिसिज्म क्यों है, वो एक सोसाइटल पर्सपेक्टिव है। उसको हम अवेयरनेस से ही, हमें डिस्टेंसेस को ब्रिज करके ही खत्म करना पड़ेगा। कि जैसे वेरी सीनियर इन्वेस्टिगेटर सिटिंग हियर कि दे आर यू नो अप्रोचेबल एंड रिलेटेबल, जो वो इस भाषा में बात करते हैं और हम एक सारे स्टेक होल्डर्स एक मंच पे आते हैं तो लोगों को पता लगता है कि नहीं, ये हमसे डिस्कनेक्टेड नहीं है, हमसे एलियनेटेड नहीं है, और ये भी उसी तरीके से सोचते हैं जैसे हम सोचते हैं। तो वो एक एम्पावरमेंट बड़ा जरूरी है, एंड दैट वुड ओनली हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो हम बड़े सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड लॉज भी अगर पास कर दें, बट अल्टीमेटली इट हैज टू वर्क थ्रू पीपल। पीपल शुड फील एम्पावर्ड इनफ कि अगर हम इसको प्रोसिक्यूट करेंगे, या हम हेल्पलाइन पे फोन करते हैं, या हम आगे इसको कोर्ट में केस डालते हैं प्राइवेटली या लीगल एड के थ्रू। बाय द वे लीगल एड पे भी मैं बात करूंगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि फ्री लीगल एड भी एक राइट है जो बहुत लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। कई बार फॉर एग्जांपल अगर आपको डिजिटल अरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में ही कोई पुलिस से रिलेटेड या कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का फोन आता है या वीडियो कॉल आती है या कोई वारंट की कोई फेक कॉपी आती है जिसके ऊपर स्टैंप्स लगे हुए हैं, कई बार तो सोफिस्टिकेटेड लोगों को भी देखने में पता नहीं लगता कि ये फेक वारंट है या रियल वारंट है, वो बिल्कुल आपको हूबहू वैसे ही लगेगा। तो उन केसेस में अगर आपको ये लग रहा है कि पुलिस की तरफ से ही या किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरफ से ही कोई थ्रेट है या कोई डिमांड है, obviously this is all your imagination, then in those cases you also have the alternative to go to the legal aid center in your nearest district court। हर district court में एक लीगल एड सेंटर भी है जहां पर आप जाके मुफ्त कानूनी सलाह आपको इन तरह के केसेस में मिल सकती है अगर आप किसी भी क्राइम के विक्टिम हैं। और वो सिर्फ लीगल एड आपको एडवाइस ही नहीं मिलती उसके अंदर, उसके बाद अगर आपका कोई केस प्रोसिक्यूट कोर्ट में करना है, चाहे वो पुलिस के माध्यम से करना हो या कोर्ट में डायरेक्टली उस मुकदमे को डालना हो, तो वो भी आपको असिस्टेंस फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट प्रोवाइड करता है। हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं नालसा के जो नेशनल लेवल पे बॉडी बनी हुई है, और नियरेस्ट आपके घर के आसपास जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां पे एक सेक्रेटरी होते हैं लीगल एड के जो जज साहब होते हैं, और एक डिफरेंट कैपेसिटी में वह लीगल एड में बैठते हैं जो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक और हमें थोड़ा सा ना, वी हैव टू ऑल्सो बिकम अ लिटिल करेजियस एज पीपल। थोड़ा सा सवाल पूछने की ना आदत हमें कल्चर में लानी पड़ेगी। थोड़ा सा एक हमारे कल्चर में कि नहीं, सवाल नहीं पूछना, ऐसे बात करते हैं बड़ों से या ऐसे बात करते हैं अथॉरिटी से, नहीं, ये थोड़ा सा हमें इक्वल प्लेइंग फील्ड थोड़ा क्रिएट करना पड़ेगा। बिकॉज जब तक लोग सवाल पूछना नहीं शुरू करेंगे तब तक वो चीजें एक हायरार्की में, एक फ्यूडल स्ट्रक्चर में कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं फिर आप लेके आ पाते। क्यों कोई ये नहीं सोचता कि आप मुझे वारंट दिखाएं? क्यों कई बार लोग ये नहीं कहते कि आप मुझे अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाएं? आपका पास आईडी है, आपके पास वारंट है तो मुझे भेजिए व्हाट्सएप से, मैं पूछूंगा कि ये लीगल है, नहीं है, वैलिड है, नहीं है। सर्च के लिए भी वारंट आप सबने मूवीज में देखा होगा, तमाम पॉपुलर कल्चर में देखा होगा, सर्च के लिए वारंट होता है, अरेस्ट के लिए वारंट होता है, किसी के घर को एंटर करना है उसके लिए एक वारंट होता है। बट क्यों नहीं लोग उसको पूछ पा रहे कि वारंट वो कहाँ है? क्यों वो उससे डर जाते हैं, किसी से बात भी नहीं कर पाते? तो लोकल आप हेल्पलाइन पे बात करें, लीगल एड का आपके पास हमेशा एक विकल्प है। एक पनिशमेंट को इंक्रीज करना एक अलग डिस्कशन है, मे बी विल सिट सम अदर डे, एंड प्लीज होल्ड मी टू माय टाइम, थ्रो समथिंग शार्प इन माय डायरेक्शन सो दैट आई नो, बट लार्जर डिस्कशन ऑन इंक्रीजिंग पनिशमेंट। दुगल साहब ने बड़ी अच्छी बात करी कि जो पनिशमेंट थी वो पहले नॉन बेलेबल थे ऑफेंसेस, फिर बेलेबल बन गए। अब बीएनएस में बहुत अच्छे कुछ ऑफेंसेस आए हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। वी हैव टू फर्दर इंक्रीज पनिशमेंट बिकॉज अल्टीमेटली आपको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डेटरेंट मैसेज समाज में भेजना है कि जो इस तरह के लोग सोच भी रहे हैं करने के लिए, देयर शुड बी वेरी वेरी क्लियर टैंजिबल कॉन्सिक्वेंसेस, और वो सारे टाइम बाउंड फिर ट्रायल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक थोड़ी सी डिफिकल्टी रही है हमारे सिस्टम में विद 5 करोड़ केसेस। Normally, you know, sometimes justice is done in the afterlife, not in the same lifetime, you know, in the afterbirth. So we have to work on those issues, make it fast track, make it tangible, make it clear. Then we should also
जनरली एजुकेट पीपल। वंस अगेन बहुत डेकेड से हम बात कर रहे हैं कि क्या राइट्स होते हैं किसी भी उस इंसान के जिसको अरेस्ट किया जा रहा है। डीके बासु की एक सुप्रीम कोर्ट की बड़ी लैंडमार्क जजमेंट थी 1997 के आसपास जो आई थी। जोगिंदर कुमार एक जजमेंट थी कि आपको बताना होगा क्यों कोई अरेस्ट हो रहा है। अब तो ये भी लॉ आ गया रिसेंटली बाय द सुप्रीम कोर्ट कि आपको राइटिंग में देना पड़ेगा कि क्या अरेस्ट करने के रीजंस हैं, क्या एलिगेशन है, क्यों इस एलिगेशन को बिना अरेस्ट किए इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता, क्या जरूरत है किसी को कस्टडी में लेने की, लिखित में आपको देने पड़ेंगे बिफोर यू आर अरेस्टिंग समबडी। आपको उसको बताना पड़ेगा कि आपके पास राइट है किसी वकील साहब को कंसल्ट करने का। अगर आपके पास कुछ प्राइवेट वकील साहब नहीं है तो लीगल एड का राइट है, ये बताना पड़ेगा। आपको आपका मेडिकल का राइट है, आपको जज साहब के सामने पेश करना पड़ेगा 24 घंटे में, ये आपके राइट है। तमाम राइट्स लॉ में है। बस आई थिंक कोशिश यही होनी चाहिए, चाहे हम किसी नॉर्मली पीपल जनरेशन दिस एंड माय यंग फ्रेंड में पार्डन मी, रील से लोग समझना चाह रहे हैं आजकल चीजें। कंज्यूम जो हो रहा है कंटेंट वो रील पे हो रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड अ बुक नाउ विद आवर अटेंशन स्पैन, दैट्स द रियलिटी। तो आइदर वी इन्वॉल्व पीपल हु कैन स्पीक द लैंग्वेज ऑफ यंग पीपल, we involve people who can speak the dialect of people, influencers, people who people can relate to with interesting flow charts, movies, animations, conversations, जिससे लोगों को ये पता लगे और इस सारे जो क्रिमिनल जस्टिस के जो राइट्स हैं लोगों के उसको हम रिहैश कर पाए। एक और बात जो ये बेसिकली जो एंड यूजर हैं, जो कंज्यूमर हैं, जो विक्टिम्स हैं, और दो ही तरह के लोग हैं, मैं बात कर रहा था पुष्प से कि तीन ही तरह के ब्रॉडली लोग हैं हमारे साइबर क्राइम के सिनारियों में। एक तो जो परपेट्रेटर्स हैं और एक है जो विक्टिम्स हैं, और थर्ड जो कैटेगरी है वो है प्रोस्पेक्टिव विक्टिम की कैटेगरी है। कोई चौथी कैटेगरी नहीं है, आइदर आप आज विक्टिम है या एक प्रोस्पेक्टिव विक्टिम है। ऑलमोस्ट एवरीवन इन ऑल कैपेसिटीज ऑन द इंटरनेट एंड दैट्स हाउ वल्नरेबल यू आर। तो थोड़ा सा हमें सशक्त होना पड़ेगा। रिपोर्टेज की बात हो गई, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, बट एविडेंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात पवन जी ने रखी, उसमें आपको थोड़ा सा सेंसिटाइज होना है। फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड कर लें कई बारी चीजों को, बहुत सिंपल सी चीजें। एक फोन पे आप बैठे हैं, उसको स्पीकर पे डाल के दूसरे पे कर ले अगर आपके पास ऐप नहीं है। स्क्रीनशॉट्स होते हैं वो कई बार हम नहीं ले पाते, कोई किसी ने डिसअपीयरिंग मैसेज भेज दिया तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें उसको। ये स्किल्स हमें सिखानी है अपने घर में बड़ों को। उस दिन एक बात हो रही थी ऐसे कि एक्सपर्ट कौन होता है टेक्नोलॉजी में, जो घर में सबसे छोटा होता है वो नॉर्मली एक्सपर्ट होता है। लॉ में तो एक्सपर्ट ओपिनियन इज 45 ऑफ द एविडेंस एक्ट, बट यंगेस्ट पर्सन इन अ हाउसहोल्ड इज द एक्सपर्ट। दे शुड टेक इट अपॉन देमसेल्व्स टू टीच देयर सीनियर्स, देयर ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडमदर्स कि ऐसे उसको कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट्स एक्सपोर्ट कर लें चैट, किसी व्हाट्सएप चैट को, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट एविडेंस बन के निकल के आता है किसी भी कोर्ट केस में। तो ये सब हाइजीन हमें अगेन एंड अगेन रिमाइंड करनी है अपने आप को। कानून में बहुत प्रावधान है, बीएनएस में बहुत बहुत प्रोग्रेसिव प्रावधान और आ गए हैं। फॉर एग्जांपल डेटा थेफ्ट की हम बात करते थे, जो 1860 का हमारा कानून था, उसमें जो थेफ्ट था, जो मैकॉले ने सोचा था, वो तो उस टाइम तो देयर वाज नोबडीज माइंड कि हम डेटा थेफ्ट की भी बात करेंगे, तब तो थेफ्ट फिजिकल चीजों का ही होता था। अब नए लॉ में प्रावधान आ गया है कि कोई अगर इनटेंजिबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका भी थेफ्ट हो सकता है। तो डेटा थेफ्ट अब आईपीसी में, बीएनएस में भी ऑफेंस है। आईटी एक्ट में तमाम ऑफेंसेस हैं, मेरे काबिल दोस्त ने उस बारे में बात करी। बट कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां थोड़ी सी हमें डिफिकल्टी आ रही है, वेयर द लॉ हैज टू नाउ वेरी वेरी क्विकली कैच अप। फॉर एग्जांपल डीप फेक रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं, चीटिंग बाय पर्सनेशन की बात हुई, आईटी एक्ट में पर्सनेशन की बात है, फोर्जरी की बात है। इट्स आल्सो फोर्जरी इफ यू क्लेम टू बी समबडी एल्स, इफ यू हैव अ स्टैम्प व्हिच इज समबडी एल्सेस। वी हैव सीन कि इलेक्शन के टाइम पे कैंडिडेट्स की डीप फेक वीडियो से तमाम तरह के ऑफेंसेस कई बार हो जाते हैं। कोई आप पॉलिटिकली हेट स्पीच दे देते हैं या कोई ऐसी स्पीच दे देते हैं जिससे राइट्स ही हो जाएं, तो उसको भी कोशिश करता है बीएनएस करेक्ट करने की। 204 है बीएनएस में, 147 है बीएनएस में। सो ये कुछ आपके राइट्स हैं। आई थिंक आई लीव इट रेस्ट फॉर द डिस्कशन व्हेन वी हैव इट टुवर्ड्स द एंड, एंड दैट इज अ वेरी स्मॉल इनपुट फ्रॉम माय एंड। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी एंड वील वेट फॉर द डिस्कशन। थैंक यू सो मच सर। अब हम जानेंगे कि फंक्शनिंग ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के बारे में। हमारे समक्ष मौजूद हैं श्री जितेंद्र सिंह जी, साइबर सेल पुलिस विभाग के प्रतिनिधि। Jitendra Singh ji is a distinguished expert in cybercrime investigation and digital forensics, currently serving with I4C, the Indian Cybercrime Coordination Center, Ministry of Home Affairs. He possesses over 25 years of experience in criminal investigations, including complex cases related to cybercrime. A certified professional in information security and accomplished trainer, he has played a key role in capacity building for law enforcement agency.
His expertise spans digital evidence development, mobile forensics, threat assessment, and open source intelligence, contributing significantly to our advancement of cybercrime response and investigation frameworks in India. Over to you, sir. Thank you, ma'am, and thank you, sir, for giving this platform. मेरा PPT एक बार लगा दीजिए. अभी तक हम लोगों ने कानून की बहुत सारी बातें की हैं, प्रावधानों की बातें की हैं, डिजिटल अरेस्ट के बारे में जाना है. बट डिजिटल अरेस्ट की प्रॉब्लम क्या है, कैसे पैदा होता है और कैसे फ्लोट करता है, कैसे विक्टिम तक पहुंचता है, कैसे वो विक्टिम डील करता है उसको, और कैसे उसके बाद रिजल्ट आता है, वो अभी बचा है. मैंने बहुत सारे विक्टिम्स को भी डील किया है और बहुत सारे करने वालों को भी डील किया है, जो करते हैं. 500-550 जो डिजिटल अरेस्ट के परपिटेटर्स है, उनका मैंने इंटरोगेशन किया है और उनका इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए हैं, विक्टिम्स के इंटरव्यू रिकॉर्ड किए हैं, टेक्नोलॉजी के इंटरव्यू रिकॉर्ड किए, टेक्नोलॉजी कहां से एक्सप्लॉइट हुई है और फाइनेंस कहां से एक्सप्लॉइट है, वो भी इंटरव्यू किए हैं बहुत सारे. तो आज उसका एक छोटा सा ग्लिम्स देखते हैं. यस प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड, 4th स्लाइड पे आ जाए. ये एक वापस लाएं एक बार. जब 2020 में जब कोरोना का दौर था, उस समय साइबर क्राइम थोड़ा सा राइज पे स्टार्ट हुआ था. तो उस समय इतना लाल नहीं था. आज ये आप जो लाली देख रहे हैं भारत के मानचित्र पर, ये लाली ऑपरेशन की है. हमारे सिस्टम में क्या क्या एक्सप्लॉइट होता है. ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होता है, फाइनेंशियल सेक्टर एक्सप्लॉइट होता है, टेलीकॉम सेक्टर एक्सप्लॉइट होता है, और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है वो कहां कहां एक्सप्लॉइट होती है, उसके फुटप्रिंट्स आपके सामने हैं. और जो इंक्रीज होता जा रहा है, जिसमें इन्वॉल्वमेंट हमारे इंडियंस की बहुत ज्यादा है, इतनी कंबोडियन और फॉरेन कंट्री की नहीं है. नेक्स्ट प्लीज. ये कुछ पिन पॉइंटेड लोकेशंस हैं जहां से ऑपरेशंस होते हैं, सारे आइडेंटिफाई किए हैं. म्यांमार में है, कुछ कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, कई जगह पे हैं. नेक्स्ट प्लीज. डिजिटल अरेस्ट, आगे चलिए प्लीज. ये तो हो गया डिस्कस अब, और आगे चलिए, और आगे चलें. ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं. स्काइप, अब स्काइप खत्म हो गया है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है. आगे चलें. ये जो वारंट्स की डिस्कशन हो रहा था कि वारंट्स आरबीआई का और ये सब दिखाया जाता है, वो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो डिजिटल अरेस्ट वाले को शो किया जाता है. नोटरी के सर्टिफिकेट्स और सब, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स और ये सब दिखाया जाता है. जो नेक्स्ट, आगे चलें. बस इसके आगे चलिए. ये कॉल सेंटर्स है वहां के. ये वीडियो है, 2 रिलीज कर दीजिए. ये दोनों वीडियो क्लिक कीजिए, एक लेफ्ट साइड वाली वीडियो को. ये 1 हफ्ते पहले का वीडियो है. 12,000 सिम कार्ड्स बॉम्बे में पकड़े गए, और ये नेटवर्क है डिजिटल अरेस्ट का. अब राइट की भी क्लिक कीजिए. ये ऑपरेशंस पर्सनली मॉनिटर कर रहा था मैं. आगे चलिए, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए, इसको बंद करके. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. वीडियो बंद करके नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाए. ये रिकवरीज हैं वहां की. देखिए टेक्नोलॉजी कैसी है. एक मोबाइल फोन है, आप अगर उससे फोन करते हैं तो आपकी लोकेशन आती है. एक कॉल सेंटर है कंबोडिया में, वो वहां से कॉल करता है. आईवीआर सिस्टम लगा है थाईलैंड के अंदर, सिंगापुर के अंदर. सिम बॉक्स सारे वहां पे रखे. कॉल ओरिजिनेट सिंगापुर से होती है, और रिलीज कहां से होती है? रिलीज बॉम्बे से होती है. मतलब आपके मोबाइल फोन का सिम कार्ड तो थाईलैंड में रखा है, डिवाइस वहां रखा है, सिर्फ एंटीना बॉम्बे में रखा है.
आपकी कॉल टावर पे जा रही है, वो बॉम्बे से जा रही है, ऑरिजिनेट हो रही कंबोडिया से, सिम बॉक्स थाईलैंड में रखा है, वहां से टनल के थ्रू इंडिया में एंटर करती है, किसी सर्वेलेंस की पार्ट नहीं है वो, और टावर से डायरेक्ट रिलीज होती है और विक्टिम को जाती है। ये टेक्नोलॉजी का आज का सिनेरियो है डिस्प्ले अरेस्ट का। इस कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को हमारी डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन को समझने में 25 दिन लगे सर, कि टेक्नोलॉजी क्या है ये। क्योंकि हमें डिस्प्ले अरेस्ट को रोकना, सबसे पहले हमें कॉल रोकनी पड़ेगी। हमने कॉल रोकने के लिए पहले किया सीआई और एक सिस्टम है, कंट्री इंटरनेशनल आउटरोमर सिस्टम्स, जो इंडियन नंबर से जो कॉल आती थी, क्योंकि इंडियन नंबर से कॉल करेंगे तभी आप कॉल उठाते हैं, इंटरनेशनल नंबर से कॉल करेंगे तो फ्लैश करता है कि इंटरनेशनल कॉल आप नहीं उठाएंगे, वीआईपी कॉल करेंगे तो नहीं उठाएंगे, तो आप उसी नंबर से कॉल उठाएंगे जो इंडियन नंबर्स की कॉल होगी। तो ये सबसे बड़ी मजबूरी है कि जो इंडियन नंबर से कॉल आ रही है उसको आदमी उठा रहा है, और जब वो कॉल लैंड हो रही है उसको रिवर्ट कॉल अगर आप काट के कर दें तो रिवर्स कॉल नहीं जाएगी। वो सबसे बड़ा पेन पॉइंट यहां पे है कि जो आदमी कॉल रिसीव कर रहा है, अगर एक बार काट के रिवर्स करके कॉल मिला दे एक बार, तो कॉल नहीं मिलेगी, क्योंकि वन वे रूट है इसके अंदर, टू वे रूट नहीं है। जो अगर डिस्टर्बेंस में कोई भी आदमी अगर इस समय ट्रैप में है, एक बार कॉल कट के और एक बार रिवर्स करके मिल जाए कॉल, तो उसको आइडेंटिफाई हो कि कॉल ओरिजिनल कॉल नहीं है वो। दूसरा, सिम कार्ड्स का ब्लेटेंटली मिसयूज हो रहा है। कंपनियों के नाम से 5-5, 10-10 हजार सिम कार्ड्स इश्यू होते हैं। इश्यू होने के बाद वो कार्ड्स के साथ इंटरनेशनल लैचिंग होती है, रोमिंग में जाते हैं और वहां से कॉल ओरिजिनेट होती है। इसके लिए हमने क्या किया, सीआईआर जो सिस्टम है, कोई भी आदमी इंडियन सिम को लेके अगर इंटरनेशनली जाएगा तो पहले रजिस्टर होगा इंडिया के अंदर, और वही कॉल एंट्री करेगी जो रजिस्टर होके हमारे यहां से गई है। हमने एक दिन में 35 लाख कॉल्स को ड्रॉप किया ऐसे नंबरों से आने वाली। तो इनको लगा कि टेक्नोलॉजी ने कॉन्स्ट्रेंट पैदा कर दिया है, तो इन्होंने अपनी मॉडस ऑपरेंडी चेंज किया। मॉडस ऑपरेंडी चेंज करके सिम कार्ड को लेके चले गए थाईलैंड में और रिलीज किया बॉम्बे से। अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं कॉल को, तो हमारे कॉल हमारे सिस्टम के अंदर बॉम्बे से ओरिजिनेट हो रही है। अगर बॉम्बे से ओरिजिनेट हो रही तो मेरा सर्वर उसको एक्सेप्ट कर, तो मैं कंबोडिया से कॉल कर रहा हूं, थाईलैंड से कॉल करूंगा तो डिफरेंट कैरियर से लीगली मुझे लाना पड़ेगा और मेरे गेटवे के थ्रू एंटर करेगी। लेकिन उसने क्या किया, वहां से कॉल ओरिजिनेट करके वीआईपी कॉल में कन्वर्ट करके यहां से रिलीज कर दिया। तो ना तो मेरे गेटवे पे आई, ना मेरे टेलीकॉम कैरियर के थ्रू आई। ये रही टेलीकॉम की एक्सप्लॉयटेशन की बात। अब आते हैं बैंकिंग सेक्टर के ऊपर कि जो बैंक अकाउंट्स यूज होते हैं, वहां भी एआई का यूज होता है। दुग्गल साहब ने बोला, शुभ साहब ने बोला। एआई का सिस्टम क्या है, जैसे आप सब लोग बैठे ऐसे कॉल सेंटर बना रखा है वहां पे, हर आदमी के पास एआई बेस्ड सिस्टम है वहां पे। उसने एक एक आदमी के पास बड़े बड़े सिस्टम्स लगे हैं और उनपे उसने अकाउंट्स को अपलोड कर रखा है, इंडियन अकाउंट्स को। नेट बैंकिंग उनकी अपलोड करके रखी हुई है। जैसे कोई डिस्प्ले अरेस्ट होती है, इमीडिएटली एआई बेस्ड ट्रांजैक्शंस होती हैं और 1 लाख ट्रांजैक्शन एक बारी में थ्रेश करता है वो। जिसको ट्रैक करने के लिए आपके पास मैनुअल सिस्टम्स है कंट्री के अंदर। तो I4C ने क्या किया, साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर बनाया, सारे बैंक्स को एक जगह बिठाया कि जो कॉल का पैसा जा रहा है, ट्रांजैक्शन का पैसा जा रहा है, इस रियल टाइम को विजिबिलिटी रहे कि पैसा कहां जा रहा है। सरप्राइजिंगली वी कम टू नोटिस दैट 80% पैसा हमारे पास रिपोर्टिंग से पहले ही निकल चुका होता है। विक्टिम ने जब रिपोर्ट किया, वो 80% पैसा पहले निकल चुका होता है। हमारे पास जब आता है तो 20% पैसा लेके आता है। डिले ऑफ रिपोर्टिंग है यहां पे। डिले ऑफ रिपोर्टिंग की वजह से 80% पैसा ऑलरेडी जा चुका है, 20% पैसा हमारे पास बचता है, जिसके लिए हम 14% रोक पाते हैं। हमने एपीआईज बिल्ड करके बैंक्स के साथ एक पूरा कॉल सेंटर डेवलप किया है और रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस का।
बाद दूसरा सिनेरियो, इन्होंने क्या किया, एपीआई बेस्ड डेवलपमेंट करके पूरे मार्केट में टेलीग्राम से और व्हाट्सएप के थ्रू इस बात को स्प्रेड कर दिया कि जो आदमी अपने अकाउंट बेचेगा, अकाउंट फैसिलिटेट करेगा ट्रांजैक्शंस के लिए, उसको इतना कमीशन मिलेगा। फर्स्ट लेयर मतलब विक्टिम से फर्स्ट लेयर में जब अकाउंट में पैसा जाएगा तो फर्स्ट लेयर कहलाता है। उसके बाद उसको ट्रांसफर्स करने के लिए फर्दर लेयर्स में आगे ट्रांसमिट किया जाता है। तो वो लेयरिंग में जैसे जैसे लेयरिंग आगे बढ़ते रहेगी उतना पैसा कमीशन कम होता जाएगा। इसको हमारे इंडियन सिस्टम में इतना इंट्रोड्यूस कर दिया, हर कोने में पनवाड़ी की तरह हर आदमी अपना अकाउंट लेके खड़ा है कि मुझे कमीशन चाहिए, मेरे ट्रांजैक्शन कर लीजिए। कॉलेज के बच्चे जिनको फीस पे करने के लिए अकाउंट यूज किए करते हैं, उनको लेयरिंग के लिए यूज करके कमीशन कमा रहे हैं, मां बाप को पता नहीं है। सारे के सारे करंट अकाउंट्स खुल रहे हैं, उद्यमी सर्टिफिकेट्स का मिसयूज करके करंट अकाउंट में 5 करोड़ रुपए एक दिन में आता है, 1 घंटे के अंदर, उसके बाद अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो 5 करोड़ रुपए 1 घंटे में अगर आपके पास एक अकाउंट में आ रहा है, उसको ट्रांसफर भी करना है। कैट एंड माउस का गेस है हमारे बीच में और उनके बीच में कि हम कितना पैसा रोक पाते हैं, वो कितनी जल्दी वो निकाल पाते हैं। जैसे हमने डेवलप किया कॉल सेंटर, उन्होंने भी अपना कॉल सेंटर डेवलप किया कि पैसे को कैसे लेयरिंग करना है और कितनी मिनट्स में करना है, वो उनके लिए भी चैलेंज है। ऐसा नहीं कि कुछ हो नहीं रहा, सिस्टम बैकएंड में बहुत ज्यादा काम कर रहा है। आप फ्रॉड मिटिगेशन फ्रॉड सेंटर में देखेंगे एक एक ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग दिखती है वहां पे हमको। इसके बाद आते हैं टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, पिन पॉइंट किया कि कॉल्स कहां से ऑरिजिनेट हो रही है, उनको मैप पे दिखाया। हर पुलिस ऑफिसर को मैप पे दिखता है कि मेरे एरिया के अंदर यहां से कॉल ऑरिजिनेट हो रही है, मेरे पड़ोस में या मेरे पुलिस स्टेशन के एरिया में ये कॉल यहां से ऑरिजिनेट हुई है, यहां से क्राइम हुआ है। फिर हुआ फिर हमने देखा कि दूसरा सिस्टम क्या है। अब पैसा सिस्टम में आ तो बैंक में आ तो गया, निकल कैसे रहा है बाहर पैसा निकल रहा है, एटीएम से कैश विड्रॉल चल रहा है। जैसे सिस्टम वहां पे बैठा है कॉल सेंटर का, वैसे ही सिस्टम बैठा है इंडिया के अंदर पूरा। उन्होंने अपने आदमी नॉमिनेट कर रखे हैं, हर एटीएम के बाहर एक आदमी खड़ा मिलेगा आपको, उसको सिग्नल जाता है कि जैसे मैं सिग्नल दूंगा आप एटीएम से पैसे निकाल लीजिए तुरंत, उसको इसके कमीशन मिलता है। कुछ मैन पावर उसने डिप्लॉय किया बैंक्स के अंदर चेक विड्रॉल के लिए, कैश के लिए। आप 50,000 रुपए कैश निकालने जाते हैं बैंक्स में, आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरे दिन में चेक विड्रॉल्स 10-10, 20-20 लाख के चेक विड्रॉल्स होते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता है बैंक्स की तरफ से। चेक विड्रॉल वाला पैसे कमीशन लेगा, क्रिप्टो करेंसी वाला कन्वर्जन के अलग से पैसे लेगा, एटीएम विड्रॉल के कर्व से पैसे लेगा। ये सब लोग जो कमीशन का काम कर रहे हैं सारे हिंदुस्तानी लोग हैं जो इसको असिस्टेंस करते हैं पैसे को बाहर ले जाने में। यहां से एटीएम विड्रॉल सारे हमारे आदमी करते हैं, चेक विड्रॉल सारे हमारे आदमी करते हैं, सब कुछ हमारा करते हैं। क्राइम भी हमारा आदमी कर रहा है वहां से बैठ के, इंडिया का आदमी। हमारा सिस्टम हर कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है और हमारे गैप्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है। अपने अकाउंट्स को आप किसी को शेयर नहीं करना है, खासकर जो रिडेंडेंट अकाउंट्स हैं आपके, ध्यान रखिए उन अकाउंट्स के ऊपर कोई इश्यूज ना उनके ऊपर। एक सबसे बड़ा एक्सप्लॉइटेशन क्या हो रहा है, आपको किसी से पैसे लेने हैं। आज के टाइम पे इतने सारे रिट पिटीशंस कोर्ट्स में पड़ी हैं, इतने सारी कंप्लेंट्स पड़ी हैं कोर्ट्स में, हमारे पास इतना सारा डेटाबेस इकट्ठा हो गया है। आपको किसी से पैसे लेने हैं, आपने उस आदमी से पैसे लिए, सुबह तक आपको पता लगा आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। अकाउंट कहां से फ्रीज हुआ है? चेन्नई से फ्रीज हुआ है। आपने कहा मुझे तो पैसे लेने थे, पैसे कैसे फ्रीज हो गया? जिस आदमी से आपसे पैसे लेने थे उसने क्राइम का पैसा अपने अकाउंट में एंटर कर दिया। कैसे किया? उसने गेम खेला कोई, इन्होंने क्या किया, यहां से क्राइम करके उस पैसे को गेम में कन्वर्ट करके आपको गेम के फॉर्म में रिवॉर्ड दे दिया, और रिवॉर्ड मनी आपके पास आया, वो क्राइम का पैसा है, मैंने ट्रैक किया उसको, आपको फ्रीज कर दिया। लाखों केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, लाखों केसेस। और इतना सिचुएशन ओवरवेम हो चुकी है, एक अकाउंट 50 जगह से वांटेड है।
आप हिंदुस्तान के किस किस कोने किस किस कोर्ट में जाएंगे आप? इसके लिए हमने ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम हमारा रेडी हो रहा है ताकि इससे भी रिलीफ लिया जा सके। एक बार पीपीटी पे आ जाए। I will request you to sum up. देखिए, ज्ञान की धारा को बांधा नहीं जा सकता। अब ज्ञान की धारा को बांधेंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। प्लीज पीपीटी प्लीज। अब देखिए सिस्टम 2024 में ये डिजिटल अरेस्ट का डेटा है। कितनी कंप्लेंट है? 23,528 कंप्लेंट्स है। पैसा कितना है देखिए, गिनती आप कर लीजिए, करोड़ों में है। नेक्स्ट चलिए, ये 25 का है। जब से हम लोगों ने वो अमिताभ बच्चन साहब की हमने अवेयरनेस कैंपेन किया, डिजिटल अरेस्ट में थोड़ा सा फ्लोट आया है, बट लोगों को गुस्सा आने लगा कि अमिताभ बच्चन साहब की आवाज नहीं सुननी, हमको कंप्लेंट करना स्टार्ट कर दिया। अल्टीमेटली भी हमने उसको रिड्यूस किया कि दिन में एक बार सुना दीजिए बस, उससे भी गुस्सा होने लगे लोग। अब हमने थोड़ा सा उसको रोका है, हल्का सा अवेयरनेस, हमारी अवेयरनेस रुक गई उसकी वजह से। पीएम साहब ने बोला कई बार, अपनी मन की बात में बोला है, सबको बताया, अवेयरनेस किया, लेकिन इश्यू क्या है, ट्रैप में वही लोग आ रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि एक दायरा बन चुका है। अगर मैं डॉक्टर हूं तो मैं डॉक्टरी से बाहर निकलना नहीं चाहता हूं। अगर मैं एक बैंकर हूं तो बैंक के सिस्टम से बाहर नहीं निकलना चाहता हूं। दुनिया में क्या हो रहा है मुझे कोई कंसर्न नहीं है। मेरा बच्चा मुझे बताता है कि आज का सिस्टम और सिनेरियो ये चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा सिस्टम क्या सिनेरियो क्या है। और मैं इतना जल्दी में रहता हूं, इतना प्रेशर में रहता हूं कि मुझे बाकी दुनिया का कुछ मालूम ही नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। और वो साइकोलॉजिकल इतने स्ट्रांग है, एक बार दो बार आपसे बात करके वो समझ आते हैं कि आदमी किस फील्ड का आदमी है और उनको कैसे ट्रैप में लेना है। और एआई बेस्ड फंक्शनिंग चलती है सारी की सारी। वॉइस भी एआई बेस्ड आपको तक पहुंचती है, आपकी रियल वॉइस भी नहीं है। जैसे चूज आप करें रिकॉर्डिंग करने के लिए, रिकॉर्डिंग तो कोई कंसर्न ही नहीं है, एआई बेस्ड आवाज आती है सारी की सारी। लड़की फोन कर रही होती है, वहां से लड़के की आवाज आ रही होती है। अगर कोई महिला अटेंड करती है तो महिला की आवाज सामने से आना स्टार्ट कर देती है। तो इतने स्मार्ट हैं वो कि एविडेंसेस गैदर करना तो आप बहुत दूर की बात है। अगर आप कर भी लेंगे तो किसी काम का नहीं है। हमारे बहुत सारे केसेस में हमने देख लिया, रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, सब कुछ है, बस मैच ही नहीं हो सका आज तक। तो लास्टली पता लगा जब इंटरोगेशन किया, एग्जामिनेशन किया उन लोगों का, 590 आदमी आए थे बाहर से, डिस्टर्स जो करते थे वहां से, तो उन्होंने बताया कि एआई बेस वॉइस रिकॉग्निशन चलता है। और जो इंडियंस हैं, इंडियंस के अगेंस्ट में डिजिटल अरेस्ट पाकिस्तानी करते हैं, बांग्लादेशी करते हैं, और बांग्लादेश और पाकिस्तान के अगेंस्ट में इंडियंस करते हैं। तो हम लोगों ने कुछ फोटोज भी क्लिक करना स्टार्ट किए थे कि इनको आइडेंटिफाई करेंगे जब ये आएंगे इंडिया में, तो इनके डाटाबेस को करते हैं। तो बस सक्सेसफुल, वी आर नॉट सक्सेसफुल। बहुत कम आदमी मिले हैं जो हजारों में से एक आध का फोटो मिला किसी का। तो एविडेंसेस भी हम इतनी अच्छे से वो गैदर करने को हमारा यूज नहीं हुआ। आगे चलिए प्लीज। ये लियन होल्ड हमने जो पैसा रोक पाए, जो 20% में से रोक सकते हैं उतना हम रोका। इसको आगे आगे रजिस्टर एफआईआर कितनी रजिस्टर हुई देखिए। कंप्लेंट 23,000 कंप्लेंट से इतनी एफआईआर हमने रजिस्टर किया 24 में और 25 में। नेक्स्ट, ये पैसा जाता कहां है? कैश विड्रॉल देखिए कितना हाई अमाउंट है। इतना कैश विड्रॉल बैंक से हो रहा है और बैंक अलाउ कर रहा है। इसमें कनाइवेंस है कहीं ना कहीं। जैसे दुग्गल साहब कह रहे हैं बैंक को लायबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। अगर बैंक ने इस तरह की हरकत की है तो लायबिलिटी 100% फिक्स होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं है। हम 50,000 1 लाख रुपए कैश निकालते हैं तो 50 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो यहां क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जाता? एक दिन में कंट्री के 10 जगह से एक ही अकाउंट से कैश विड्रॉल हो रहा है, कैसे पॉसिबल है? मैं चेन्नई से भी कैश 10 लाख हो रहा है, हिमाचल से भी 10 लाख हो रहा है, दिल्ली से भी 10 लाख हो रहा है, 9 लाख राजस्थान से हो रहा है, उसी अकाउंट से हो रहा है। तो बैंकर को दिख नहीं रहा है कि 4 अलग अलग सिटी लोकेशन से पैसा निकल रहा है। नेक्स्ट प्लीज। एटीएम विड्रॉल का बहुत बड़ा न्यूसेंस है। ये टोटल फ्रॉड अमाउंट अब तक हो चुका है 43,000 करोड़ इंडिया का साइबर क्राइम में जा चुका है। एक छोटे स्टेट का बजट है। नेक्स्ट प्लीज। ये ऑनरेबल पीएम साहब ने जब मन की बात में बोला था, उसके बाद डिजिटल अरेस्ट के केसेस काफी डिप्लीशन में आए। फरवरी 2025 तक एकदम से डाउन चला गया।
नहीं तो बहुत ज्यादा फीक पे था। नेक्स्ट प्लीज। म्यूल अकाउंट्स हिंदुस्तान के अंदर अभी 17 लाख के करीब पहुंच चुके हैं, म्यूल अकाउंट्स जो इस काम को करते हैं, और वो अकाउंट्स इंडियंस के अकाउंट्स है, किसी और के नहीं है। नेक्स्ट। बाकी काफी एक्सप्लॉइट वो है, बीच बीच में जो वनरेबिलिटीज है हमारे सिस्टम्स के अंदर उन्हें डिस्क्राइब करने की कोशिश की, बट टाइम इतना नहीं है। आप आगे बढ़िए प्लीज, आगे चलिए। हमने आइडेंटिफाई किया है कि किस किस बैंक में क्या क्या कमियां हैं जिसकी वजह से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वो हाईलाइट किया हमने। नेक्स्ट, क्लोज कर दीजिए प्लीज। तो कुल मिला के ये है कि हमें अपने, एक तो सोशल मीडिया से बिल्कुल कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन आपको गैदर हो रही है, सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना आपको। सोशल मीडिया हमको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, लॉ एनफोर्समेंट को इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा है, लॉजिकल क्वेरीज का आंसर नहीं देता है, तो दे आर नॉट शुड बी ऑनर्ड इन दिस कंट्री। जो इतना हम ट्रस्ट करते हैं फेसबुक, इस पे मेटा पे और इन सब के ऊपर, आप ये छोड़ दीजिए, इनके ऊपर डाटा डालना, इंफॉर्मेशन डालना बंद कर दीजिए। इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया जा रहा है। वी आर स्ट्रगलिंग सिंस लास्ट 4 years। I4C दिन रात एक करके इन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन ये लोग सुनने को तैयार नहीं है, और ये एडवर्टाइजमेंट को बिल्कुल नहीं हटाना चाहते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट साइबर क्राइम की है। खासकर जो स्पॉन्सर्ड ऐड आती हैं फेसबुक पे, वेटा पे और व्हाट्सएप, जहां पे भी आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे, स्पॉन्सर्ड ऐड को बिल्कुल भी आपको टच नहीं करना है। जितना क्राइम आज तक हुआ स्पॉन्सर्ड ऐड के थ्रू हुआ है। लेजिटिमेट हमेशा इंफॉर्मेशन नीचे रहती है, क्राइम की इंफॉर्मेशन हमेशा ऊपर रहती है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक सर्विसेज है गूगल की और बाकी इनकी सबकी, उसका भारी पैसा लेते हैं ये लोग, जिसके लिए इनको ऊपर रखते हैं और रियल इंफॉर्मेशन को नीचे लेके आते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा 4 साल से खूब जद्दोजहद चली जा रही है भारत सरकार की इनके साथ। कुछ पॉलिसीज इन्हें बनाई है, लेकिन अभी भी सक्सेसफुल नहीं हुई है, लोग नहीं मानते हैं इस बात को। तो आप लोग बच के रहें इससे, और जो कॉल्स अगर खासकर उन लोगों को अलर्ट करके रखिए जो आपके घर में बुजुर्ग हैं, क्योंकि हम लोग इंफॉर्मेशन शेयरिंग ट्रांसफर नहीं करते हैं अपने परिवार के अंदर, अपने फैमिलीज के अंदर, कि सिस्टम में हो क्या रहा है, और आपकी एब्सेंस में वो सारी चीजें होती हैं जो नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत सारे केसेस देखे मैंने, खासकर सीनियर सिटीजन के साथ ऐसा होता है जो ट्रैप में आते हैं इसमें। आपके घर में माँ बाप हैं जो भी हैं सीनियर सिटीजन, उनको आप प्लीज अवेयर कर दीजिए और उनके अकाउंट से डिजिटल ट्रांसफर्स बिल्कुल बंद करा दीजिए। और इससे बचने का एक और तरीका है साइबर क्राइम से आपका, अगर आपके पास पैसा है किसी अकाउंट्स में, तो एक अकाउंट आप सेपरेट खोल लीजिए, महीने में 10,000 रुपए उस अकाउंट में डाल लीजिए, उसको जहां यूज करना कर लीजिए। आपको मेजर अकाउंट्स को यूज ना करें, आप बचे रहेंगे हमेशा के लिए। उस अकाउंट को बच्चों को भी बांट सकते हैं, आप किसी को भी बांट सकते हैं, परचेजिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपके 10,000 रुपए जाएंगे महीने में, ज्यादा नहीं जाएगा। एक कॉन्फिडेंस आएगा आपको भी काम करने में। बाकी डिजिटल का जमाना है, डिजिटल पेमेंट का जमाना है, इसको हम रोक नहीं सकते, इसके साथ चलना पड़ेगा, हमको सीखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, और पैनिक नहीं क्रिएट करना है किसी चीज के लिए। कोई सिस्टम आपको किसी पैनिक में आपको फोन के ऊपर कभी कॉल करके नहीं बोलेगा। सिस्टम का अपना तरीका, कानून का अपना तरीका है, लिखित में भेजेगा, बकायदा आपको बुलाया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, बिना अपॉर्चुनिटी के आपको कोई सजा नहीं देने वाला है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग। धन्यवाद सर, काफी अलार्मिंग फिगर्स एंड फैक्ट्स शेयर किए सर, थैंक यू सो मच। अब समय है ओपन डिस्कशन का। हमारे लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से दर्शकों ने कुछ सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए उठाए हैं, जिससे हमारे सभी विशेषज्ञ सवालों का जवाब हमारे बीच बैठे स्पीकर्स देंगे और हम चर्चा करेंगे उस पर। एक सवाल है, कमेंट सेक्शन में हम देख सकते हैं, आर देयर एनी स्पेशल प्रोटेक्शंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन अंडर साइबर लॉज? सो वुमेन एंड चिल्ड्रन, सो आई थिंक दिस शुड, पहले कंप्लेंट के बता देता हूं मैडम। वुमेन एंड चाइल्ड की कंप्लेंट्स के लिए एनसीआरपी के लिए स्पेशल मैकेनिज्म बना हुआ है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे, जिसमें अनोनिमसली भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और ट्रैकिंग मोड में भी कर सकते हैं। अगर आपको अपनी कंप्लेंट ट्रैक करनी तो कंप्लेंट ट्रैक करने के लिए भी आपको प्रोविजन है। अगर आप अनोनिमिटी में फाइल करना चाहते हैं, आप खुद सामने नहीं आना चाहिए, तो भी फाइल कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है। सबसे बड़ा न्यूसेंस जो था, सोशल मीडिया पे किसी का कोई भी वनरेबल पोस्ट अगर डाल दिया जाता था, उसके लिए हमने सहयोग पोर्टल क्रिएट किया है। सहयोग पोर्टल पे हर स्टेट का एक नोडल अपॉइंटेड है। अगर किसी के साथ कुछ ऐसा कोई कंटेंट
ऑनलाइन मीडिया पे आता है तो उस कंटेंट को आपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट कर दीजिए और वो अपने नोडल अफसर के थ्रू सहयोग पे डालेगा और वो इमीडिएटली रिमूव हो जाता है। ये पोर्टल अक्रॉस द कंट्री चल रहा है। दो चीजें आपकी इंपॉर्टेंस के लिए हैं। In addition to that, before you report to cybercrime.gov.in or local police station, there is an alternate way also to get the resolution as fast as possible. The resolution ये है कि आप हमारे जो IT एक्ट के तहत IT इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस है उसमें हमने मैंडेट किया सारे सोशल मीडिया सारे इंटरमीडिएरीज को कि एक ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म रोबस्ट मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है वो सिंप्लीफाइड हो और आपको जल्द से जल्द रिड्रेसल मिले। उसके तहत एक स्पेशल प्रोविजन रखा गया फॉर पर्टिकुलरली द वुमेन एंड चाइल्ड। तो उसके लिए है कि अगर आपको ऐसी टाइप की कुछ हिनस क्राइम हो जाती है सोशल मीडिया के जरिए या किसी इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म के जरिए किसी भी तरह का कि जहां पे आपको बॉडीली प्राइवेसी का ब्रीच हो रही है या कहीं पे आपको थ्रेट मिल रही है या ऐसी टाइप की साइबर बुलिंग है या वॉयरिज्म है, तो यू कैन इमीडिएटली रिपोर्ट टू दैट इंटरमीडिएरी कंसर्न दैट इज सोशल मीडिया एंड इसके लिए उनके इन ऐप रिपोर्टिंग की प्रावधान भी है और आपको 24 घंटे में उसको उस कंटेंट को टेक डाउन करना है उनको। अगर नहीं करते दे आर अकाउंटेबल फॉर पनिशमेंट ऑल्सो इफ यू गो टू द पुलिस स्टेशन। उस रूल की तहत उनको पनिशमेंट मिल सकती है। एक और रूल है जो रूल 7 है जो इसी रूल पे है। अगर ये चीज कंप्लाई नहीं करते 24 घंटे में तो आपके पास एक और मैकेनिज्म है कि आप ग्रीवेंस एपेलेट कमेटी में जा सकते हैं जो सरकार की बनी हुई है और 3 एपेलेट कमेटी है। एक अपनी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT में है, एक अपनी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में है, एक आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में है। तीनों में जा सकते हैं। अगर आपका कंप्लेंट को ठीक से डील नहीं किया जा रहा है इंटरमीडिएरी द्वारा तो आप इमीडिएटली इसको रेज करके आपका रेजोल्यूशन मिल सकता है। मैं माइटी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैंने देखा सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स देखे हैं, आप जो ग्रीवेंस रिड्रेसल का रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म है उसको लेजिबल बनाइए, ट्रांसपेरेंट बनाइए, क्योंकि वो इन्होंने ऐसी जगह पे डाल रखा है कि हम लोगों को ढूंढने में समय लगता है, विक्टिम को ढूंढने में तो पता नहीं कहां कितना समय लगेगा। कंप्लेंट करने के लिए मैकेनिज्म सामने होना चाहिए बिल्कुल इंसान के। अगर कुछ ग्रीवेंस आता है मेटा पे जाके देखें, मेटा को 10 लेयर में मुझे ट्रांसफर करना पड़ता, लिंक को रिडायरेक्ट करना पड़ता 10 बार, जब जाके मैं हैकिंग की कंप्लेंट्स और वो कंप्लेंट फाइल कर पाता हूं। तो दिस शुड बी नोटिस्ड। मेरी तरफ से एक सजेशन है, क्योंकि हम लोगों ने एनसीआरपी पोर्टल पे सभी के लिंक डाल रखे हैं बना के, आप चाहें तो वहां से भी कंप्लेंट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे हमने अलग अलग लिंक को वहां रिडायरेक्ट करके उसमें फिक्स कर रखा है ताकि वहां से भी आप कर सकते हैं। आपके एडवाइस सर वेल नोटेड है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 3 साल में जो 2021 के रूल के बाद जो माइटी ने लगातार कोशिश की एडवाइजरी के जरिए उनको ऑनबोर्ड करने के लिए, उनका मैकेनिज्म ठीक से पेश करने के लिए रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, उसके तहत स्टैटिस्टिक्स भी वो पब्लिश करते हैं अपने मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट में। उसके तहत जो डेटा सामने आया, अगर 2021 से पहले आप डेटा देखेंगे और अभी डेटा देखेंगे, उनका रेजोल्यूशन का जो ट्रांसपेरेंसी है वो रात दिन का फर्क है। पहले 1-2 हजार कंप्लेंट हुआ करता था जो महीना में वो रिपोर्ट करते थे या पब्लिश करते थे। आज की डेट पे एलोन इन फेसबुक वो इस तरह का कंप्लेंट अबाउट 16-17 lakhs है इन 1 month। तो दैट मीन्स पीपल आर अवेयर ऑफ दैट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म एंड पीपल आर ऑल्सो रिपोर्टिंग एंड दे आर ऑल्सो गेटिंग द रिड्रेसल इन टाइम। हाँ, ये जरूरी है कि अवेयरनेस जैसे कैंपेन चलाना चाहिए। बहुत लोगों की जानकारी अभी नहीं है, मार्जिनलाइज सोसाइटी की बात करें तो बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है, क्योंकि बहुत लोग सोशल मीडिया को चलाना जानते हैं लेकिन उनको ये चीज नहीं मालूम है कि वहां पे एक सिंगल बटन से भी रिपोर्ट किया जा सकता है। कोई भी मैसेज के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने के बाद ही आपके पास वो 3 डॉट आएगा, उसमें रिपोर्ट आप कर सकते हैं। ये वो जानकारी एक मिनिमम जानकारी है जिनको सबको आना चाहिए और ये सरकार की पहल होना चाहिए कि आगे जाके ये बताए, क्योंकि यही सरकार कानून बनाती है। जैसे दुग्गल साहब ने भी बोला, कानून बनाते हैं, कानून इंप्लीमेंट भी करने की कोशिश करते हैं, बट
कहीं ना कहीं पे एक गैप है जिसको एड्रेस करने के लिए आप लोगों को सामने आना पड़ेगा एज ए यूजर कि आप इसको इस्तेमाल करें, नॉट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली बट फॉर द ओन रिड्रेसल ऑल्सो। थैंक यू सर। एक चीज इसमें बताना चाहूंगा, छोटा सा है कि जो www.cybercrime.gov.in वेबसाइट है, इस पे सिर्फ कंप्लेंट लॉन्च नहीं होती है। कंप्लेंट आप करते हैं, कंप्लेंट तो लॉन्च होती है, उसके साथ में इस पे बहुत सारा अवेयरनेस मटेरियल भी है। अगर आप वहां जाके पढ़ेंगे तो आपको कोई ऐसा नहीं है, कभी भी आपको टाइम मिलता है आप उसे पढ़ेंगे तो उस पे बहुत ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ कि आप अपने आप को कैसे अवेयर रखें। दूसरा, जो रियल टाइम में जो ऑफेंस हो रहे हैं उनको भी अपडेट किया जाता है, तो आपको पता लग जाएगा कि इस वक्त साइबर वर्ल्ड में कौन कौन से क्राइम हो रहे हैं, उनसे बचना कैसे है। तो ये साइट कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकते हैं और अवेयर भी रह सकते हैं। थैंक यू। साइबर दोस्त हैंडल है हमारे सोशल मीडिया पे, आप चाहे तो उस पर फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर हम लोग अपडेट करते हैं पब्लिक को कि कौन सा क्राइम अभी रिसेंटली चल रहा है। धन्यवाद सर। एक और क्वेश्चन है, हाउ कैन समवन गेट द पीडीएफ्स, द पीपीटीज? तो इसका जी, ये सर हमारे डिजिटल लाइब्रेरी का हिस्सा बनेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन जी, हमारी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जो वेबसाइट है उसमें जो एक्सेस टू जस्टिस का जो हाइपरलिंक है उसमें वेबिनार डिजिटल लाइब्रेरी का एक हाइपरलिंक क्रिएट किया गया है जिसमें सारी डिजिटल लाइब्रेरी और आईसी मटेरियल अवेलेबल है। तो उसके माध्यम से उसके थ्रू आप सारी व्यू कर सकते हैं जितनी भी हमारी पीपीटीज हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द वेबिनार्स आर आल्सो अवेलेबल। और आप स्पीकर से भी परमिशन ले लीजिए कि उनके पावर पॉइंट को हम लोग अपने जगह पे होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ एक जो खास करके वो कुछ अमेंड करके आप दे दीजिएगा। मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज दे आर नॉट, किसी चीज को बताना और किसी चीज को ऑफिशियली होस्ट करना दोनों फर्क है। बिकॉज his slide contain there are certain information को नहीं डालिएगा, ये जब go ahead देंगे तब फिर डालिएगा। There is one more question. If someone becomes a victim of cyber fraud, what is the correct process to report it and how quickly should action be expected? दो चीजें हैं सर। अगर किसी के साथ फाइनेंशियल लॉस होता है तो बिना सोचे समझे 1930 पे डायल कर दीजिए आप। अगर फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो 1930। अगर आपके पास नॉर्मल इसमें फाइनेंशियल लॉसेस नहीं है तो आप cybercrime.gov.in पे लॉन्च कीजिए। 1930 कनेक्टेड है डायरेक्ट बैंक से। अगर फाइनेंशियल लॉस होता है तो इमीडिएटली उनके पास एस्केलेशन होता है, और cybercrime.gov.in पे अगर कंप्लेंट लॉन्च करते हैं तो आप डायरेक्ट पुलिस के पास जाते हैं। दो मैकेनिज्म आपके पास। धन्यवाद सर। एक सजेशन हमें जो इस प्लेटफॉर्म पे मिला कि हमें ज़्यादा डिजिटल फुटप्रिंट नहीं छोड़ना है, राइट? तो बट हम हर चीज़ ऑनलाइन कर रहे हैं, बिल पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, हम बहुत सारी ऐप कर रहे हैं, हम बहुत सारी रील्स देख रहे हैं, तो आवर डाटा इज बिंग कैप्चर्ड, वी आर यूजिंग आवर मोबाइल एवरी मिनट। तो डाटा फुटप्रिंट कैसे क्रिएट नहीं होगा? ओके, डाटा फुटप्रिंट देखिए, जिस चीज का यूज होगा तो उसके डाटा फुटप्रिंट्स बनेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसे ऐप्स हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं या कुछ ऐसी साइट्स हैं, अगर आप उनको विजिट करेंगे तो आपका डाटा चुराते भी हैं। तो आपको ये देखना है कि जो अभी आपको एक ये बड़ा मिथ है कि हमने जो गूगल प्ले स्टोर से अगर कोई ऐप डाउनलोड किया है तो वो सही है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो फ्रॉडुलेंट हैं या आपका डाटा चुराते हैं, वो सारे ऐप भी उस पर इस तरह के अवेलेबल हैं। तो हमें सिर्फ मिनिमम यूज करना है, जितना मिनिमम यूज करेंगे उतना हम सेफ रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ रहे हैं जो आपका डाटा चुराते भी हैं, आपके फोन को बाईपास भी कराते हैं,
जनरली जो बैंक फ्रॉड्स में केसेस आते हैं जहां ओटीपी, बिगर ओटीपी के पैसे निकलते हैं, टेक्निकली ओटीपी आता है लेकिन वो बाईपास करता है आपके फोन को या आपके सिस्टम को और क्रिमिनल के पास जाता है। उसमें जनरली हमने देखा बहुत सारे मिररिंग एप्स होते हैं जो आपके फोन की इमेज बना लेते हैं, वो साथ साथ ही रियल टाइम में आपको जा रहा है, ये आपके फोन को बाईपास कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि कितना यूज करना है। आपके पास खाना बहुत सारा है पर जितने आपके पेट की भूख है उतने ही तो खाएंगे आप, अगर ज्यादा खाएंगे तो होगा। तो आपको डिजिटल वर्ल्ड में मिनिमम यूज करना है और थोड़ा सा सोच समझ के कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा, जरूरी है। आपको जो डिजिटल फुटप्रिंट्स का मतलब है ऐसे रिसोर्सेस पे आपको अपनी इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है जिस पे आप ट्रस्ट नहीं करते हैं। जैसे आपने प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड तो किया है, लेकिन कई बार आप सोशल मीडिया हैंडल से व्हाट्सएप की इंफॉर्मेशन के और लिंक के बेसिस पे कुछ डाउनलोड करते हैं, उसको बोलते हैं साइड लोडिंग। जो प्ले स्टोर पे डलता है वो थोड़ा स्कैन होता है, कोई रिलायबल है थोड़ा सा, लेकिन जो आप व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के थ्रू या ओपन सोर्सेस से कुछ डाउनलोड कर रहे हैं अपने सिस्टम्स के अंदर, वो रिलायबल नहीं है आपका। अगर आप वहां कोई इंफॉर्मेशन शेयर करें तो वो डाटा स्क्रैप होगा आपका कहीं ना कहीं जरूर। फिर आप कहीं परचेजिंग करने जा रहे हैं तो आपसे कहता है मेरा आपका मोबाइल नंबर दीजिए, नाम दीजिए, ईमेल दीजिए। डीपीडीपी एक्ट रिस्ट्रिक्ट करता है आज के टाइम पे, जरूरत ही नहीं देने की। इट्स नॉट अ मैंडेटरी सिस्टम। कुछ साइट्स ऐसी हैं आपको रीडायरेक्ट करके आपका डाटा मांग रही हैं, आपको नहीं देना है, मत दीजिए। परमिशंस अलाउ कर रहे हैं। आप सपोज करो एक आपने स्कैनर डाउनलोड किया है, स्कैनर के अंदर वो मांग रहा है कैमरा की, क्यों मांग रहा है इंफॉर्मेशन आपसे? बाकी इंफॉर्मेशन परमिशंस क्यों मांग रहा है आपसे? उसको चाहिए डॉक्यूमेंट की परमिशन, सिर्फ एसएमएस की परमिशन क्यों मांग रहा है आपसे? तो आपको सोचना है जो मैंने डाउनलोड किया है उसकी परमिशन क्या रिक्वायरमेंट है। अगर रिक्वायरमेंट के बियॉन्ड मुझसे कुछ मांग रहा है तो नहीं देना है। ये है डिजिटल फुटप्रिंट्स का मिनिमाइज करना है इसको, ये ढंग से साइड लोडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। जो जरूरी एप्लीकेशन से वो डाउनलोड करनी है, और खासकर ऐसे रिसोर्सेस से बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करना। कुछ लोग रात के 11 बजे के बाद डाउनलोडिंग स्टार्ट करते हैं फोन के अंदर, वो बंद कर दीजिए। 100% सीएनसी बनेगा वो, 100% सीएनसी। आज के टाइम पे इतने कमांड एंड कंट्रोल बने हुए हिंदुस्तान के अंदर, आपके फोन का पूरा डाटा ट्रांसमिट होके जाता है, आपका पूरा रिमोट ट्रांसमिट होता है फोन से। आपको पता भी नहीं, आपके एसएमएस भी जाते हैं, सब कुछ जाता है, सबको रीड किया जाता है। अगर आपने गलत लिंक्स पे जाके क्लिक किया कहीं पे, तो अनरिलायबल सोर्सेस पे जाके बिल्कुल भी फुटप्रिंट्स में एंटर नहीं करना है अपने आप को। खासकर उस जगह पे जहां पे आपके सीक्रेट सिस्टम से सीक्रेट डाटा पड़ा, से अपना मोबाइल फोन, पर्सनल मोबाइल फोन है, ऐसी जगह पे तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी है उस चीज की। थैंक यू। इस पे एक चीज ऐड कर देता हूं मैं। एक सी डॉट का एक ऐप है एम कवच 2, इन्होंने चलाया। अगर आप उसको अपने फोन में डाउनलोड कर लेते हैं, वो आपको बताएगा कि आपका कौन सा ऐप, कौन सा डाटा, आपकी कौन सी परमिशन ले रहा है, वो ऐप कितना रिस्की है, नॉन रिस्की है, और वो कौन कौन सा ऐप आपकी कौन कौन सी परमिशन ले रहा है, अनऑथराइज है। तो उसको आप ले सकते हैं और अपने फोन में जो भी आपका डाटा है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई डाटा, कोई ऐप गलत ऐप से कोई परमिशन ले रखी है, क्योंकि कई बार नहीं पता लगता है, तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सी डॉट का ऐप है, इट्स ए वेरी गुड ऐप। धन्यवाद आप सभी का। अब मैं निवेदन करती हूँ मिस मोनिका रानी मैम, निर्देशक एक्सेस टू जस्टिस न्याय विभाग से, कि वह समापन भाषण दें। श्री नूतन रॉय, साइंटिस्ट मैट्रिक, श्री मनोज कुमार, एसीपी दिल्ली पुलिस, श्री भारत चुग, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, श्री जतिंदर सिंह, एसीपी दिल्ली पुलिस, श्री पवन दुग्गल, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, my colleagues and all the attendees. It is indeed a momentous occasion where we all deliberated, learned, shared and raised concerning issues of cybercrime and digital arrest. First of all, I would like to thank all the honorable speakers for their valuable insights and wisdom they have brought to this forum. Understanding the mechanism behind digital investigation and legal responses like digital arrest help us grasp how law enforcement agencies are evolving to meet these modern threats.
Today we have learned that awareness is our first line of defense. Whether you are an individual, an organization, a policymaker, staying informed is crucial. And beyond awareness, collaboration between legal authorities, technologies, and citizens is what builds a safer digital environment for all of us. Let's carry this knowledge forward into our homes, our workplaces, and our communities. Let's question, doubt, protect, report, and most importantly, educate. I want to extend a heartfelt gratitude to all the attendees. Your curiosity, commitment make this discussion both meaningful and necessary. And last but not the least, a big thanks to the organizing team of Department of Justice, including A2J Division and NIC for conducting this thoughtful, provoking session smoothly. So once again, आप सभी का धन्यवाद. And जैसे पवन दुगल जी ने कहा था, let's be कंजूस, शक्की, follow that zero trust policy, and don't show the urgency and don't panic. Thank you so much. Thank you, ma'am. You may please kindly proceed for some snacks outside.